आपको क्या कभी किसी एक्ट्रेस में या कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ या आपने कभी नहीं सोचा? क्रश की स्पेलिंग नहीं मालूम मुझे। और एक स्टेटमेंट जो बार बार आप लोगों ने बहुत वायरल कर दिया, साला कॉपी मारता खाता है मेरी। रणवीर कपूर बीफ खाता है, अमिताभ बच्चन इज लॉन्चिंग हिज सन, विनोद खन्ना इज लॉन्चिंग हिज सन। मेरे को ऑफर आया था, मैं एक दो लाइन सुन के मैंने कहा भाग। आपकी पहली गुजराती फिल्म विश्व गुरु। मैं बहुत चूजी आदमी हूँ, 25 मना करूंगा, 3 हाँ करूंगा। ये युद्ध जो है वो शस्त्र से नहीं शास्त्रों से लड़ेंगे। 9 दिन के अंदर उन्होंने पूरा बोला कि पूरा अहमदाबाद जो है शक्तिमानमय हो गया। आपने एक बात कही अभी कि एकता के पिता भी उनसे डरते हैं। फादर डरते हैं उससे। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे को किसने बताया है कि उसके फादर भी उससे थोड़ा सा डरते हैं। तो आपको लगता है कि कई सीन्स इसलिए भी काट दिए जाते थे तब? अभी इसने अपनी तरफ से बोला मुकेश दैट वाज सिग्नल फॉर द रिकॉर्डिस्ट टू कट माय बेस। और वो इतना कुतर दिया कि तुम मेरी आवाज को पहचान दो, मैं तुम्हें 100 रुपए। ये दिलीप साहब है। मेरे मुंह से निकला, ये लोग सही टाइम पे एक्टर को अवार्ड क्यों नहीं देते? थोड़ी अवार्ड्स के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। कंटेंट की ऐसी की तैसी कर दी है, बट शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला, मुझे खुशी है। मैंने कहा भीष्म पितामह को ये लोग सहनायक बोल रहे हैं, महाभारत में कौन नायक है? और अर्जुन नायक है तो भीम कौन है? भीम नायक है तो कर्ण कौन है? पठान जैसी फिल्म करते हैं, न सर न पैर न मुंह, दुनिया भर के एक्शन कर डालते हैं। इस समय हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जो छोटे हो या बड़े हर कोई उनसे कनेक्ट कर पाता है। मैं बात कर रही हूँ मुकेश खन्ना जी की, जो बड़ों के लिए भीष्म पितामह है और छोटों के लिए शक्तिमान है। वेलकम टू फिल्म विंडो, दिस इज हीना कुमावत। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया, मालिक की दया। आपका गाना जो है आया है, पिछले साल भी आया था और बहुत सारी चर्चाएं जो है उससे बटोरी थी, तो इस बार भी आया है और बहुत ही प्यारा गाना है। उसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी। देखिए, पिछली बार जो गाना आया था और बहुत चर्चाएं हुई थी, वो गलत डायरेक्शन में चला गया था। लोगों को लगा कि मैं शक्तिमान ड्रेस में इसलिए आया हूँ कि मैं शक्तिमान बनूंगा अपनी फिल्म में। हाँ। मैंने उनको सुनाया था कि मैं क्यों बनूंगा, मैं हूँ। सो गाना वॉज द मेन थिंग। और उस गाने को मैंने उस वक्त भी कहा था, हालांकि लोगों ने बाद में रियलाइज़ किया बहुत अच्छा गाना है। मैं ये मानता हूँ कि आज के यूथ को 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत है शक्तिमान की, जो 97 के किड्स हैं। प्लस हो क्या रहा है कि हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बड़े लोगों को भी मैं इंक्लूड करूँगा। कहीं भी नहीं मालूम है कि 4, 5, 6, 7, 8 के बाद में जो अगर 8वां नाम बिरसा मुंडा आ गया, नहीं मालूम। हाँ, तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? बनने के देखो 2 दिन की शूटिंग होती है मेन, लेकिन प्लानिंग बहुत टाइम से होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं गा रहा हूँ खुद, उसको ही एक्सेप्ट करने में हमारे 2 महीने निकल गए कि मैं गाऊँ या किसी प्रोफेशनल सिंगर से गवाऊँ। मैंने ऊपर लिखा, मैंने कहा देखिए मैं गायक नहीं हूँ, बट लेकिन क्या था कि मैसेज इतना इंपॉर्टेंट था, तो बोला अगर आप ही अपनी आवाज़ में आओगे तो वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा आई एम रेडी, और वो गाना गाया। बिकॉज वो गाना कोई आलाप का गाना नहीं है, वो एक पहेली है, क्विज है, जैसे हिचक दाना बिचक दाना, उस टाइप का था। हाँ। तो हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर हमने टाइम लगा, उसको शूट करने गए। और वो शूट काफ़ी दिन चली, काफ़ी चेंजेस हुए उसमें, काफ़ी स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए उसके अंदर। हाँ। काफ़ी AI डाला गया उसके अंदर। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो वो गाना बन गया अभी। और अभी आप समझ के चलिए कि आज के बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कौन थे। हाँ। और उस पर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। तो कोई खास कारण था कि पिछली बार आप शक्तिमान बन के आए थे और इस बार आपने सोचा कि मैं गंगाधर बन के आऊँ, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से जो पिछले बार कंट्रोवर्सी हुई थी उससे दूर रखना चाह रहे थे गाने को? या मे भी देखिए क्या हुआ, पिछली बार जो मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं शक्तिमान बन के बच्चों को बताऊंगा तो लोग ज़्यादा समझेंगे। दिस वाज द मेन मोटिव। हाँ। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि मैंने कहा चलो, वो उस वक्त जो भटक गए थे कि मैं शक्तिमान फिल्म में ड्रेस इसलिए पहन कर आया हूँ कि मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, मैंने कहा था ओए मैं शक्तिमान हूँ। और उनको जो लगा था कि शक्तिमान अभी ये खुद बनना चाहते हैं, बट उस कंट्रोवर्सी को भी दिमाग में था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसको हम चेंज करते जाएंगे। आज गंगाधर आके गया है, कल हो सकता है कुछ और होगा। हाँ। कल हो सकता है किल्विश आके गाना गा रहा है। हाँ। मेन मकसद है बच्चों को ये बताना कि आज के बच्चों को ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, इनको जानो, मान करो। और इवन सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि ये इस क्रांतिकारियों को आप शहीदों का दर्जा दो। एंड I've already got 3 more songs ready, जिसको मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। पार्ट 3, 4, 5। 3, 4, 5
वो अभी ये गाना रिलीज़ हुआ 15 अगस्त के बाद में, मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा और फिर हर 2 महीने में एक गाना डालूँगा। अरे वाह! इस गाने के साथ साथ एक और चीज़ की चर्चा हो रही है, आपकी पहली गुजराती फिल्म विश्व गुरु, या विश्व गुरु। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए क्या है, मैं बहुत चूज़ी आदमी हूँ। मैं 25 मना करूँगा, 3 हाँ करूँगा। अभी मैंने इस फिल्म का, विश्व गुरु एक ऐसी फिल्म है जो आज के यूथ को देखनी चाहिए। गुजरात भर में मैंने प्रमोशन किया, 9 दिन तक मैं वहाँ था। अहमदाबाद में 5 दिन, बड़ौदा में 1 दिन, राजकोट में 1 दिन, अब मैं सूरत में 1 दिन। और वहाँ पर ये हर जगह लोगों को ये बात बहुत पसंद आई कि आज के यूथ को जो बाहरी मुल्क वाले ख़राब कर रहे हैं, गलत कंटेंट डाले जा रहे हैं, ड्रग्स मार्केट में डाला जा रहा है, हमारी खेतियों को तबाह कर रहे हैं, हमारे दवाइयों को तबाह कर रहे हैं, और उसके बीच में आज का यूथ जो है वो भटक गया है। मतलब एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक हायर किया है रॉकी दलाल को, और फिर मेरी एंट्री हुई, शुरू से एंट्री है मेरी कि मैं उनको बताता हूँ कि हमको पता लगना चाहिए कि एक बाहरी मुल्क हमारे को तबाह करना चाहिए, तो अब करना क्या चाहिए, हाउ वी फाइट। कि आप ये फिल्म इसलिए मत देखिए कि मुकेश खन्ना उसमें है, मैं पहली बार कर रहा हूँ। यस। ये न्यूज़ बन गया पूरे गुजरात में। 9 दिन के अंदर उन्होंने पूरा बोला कि पूरा अहमदाबाद जो है शक्तिमानमय हो गया है। कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, चैनल्स में जाना, रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची, इतनी पब्लिसिटी मैंने की। हर जगह पर मेन मुद्दा वही आता था कि मुकेश खन्ना पहली बार गुजराती फिल्म कर रहा है। हाँ। तो मैंने कहा इसलिए मत देखिए कि मैं इस फिल्म कर रहा हूँ, बट इसलिए देखिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ट्रू। आई एम वेरी वेरी चूजी। मैंने कहा इतनी कदर करिए कि मैं 25 फिल्म ना करता हूँ, ये क्यों बोला, और वो भी ऊपर से गुजराती। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको कहा कि आपको ये फिल्म हम अपने बच्चों के लिए बनाई है, आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, हम उन यूथ को दिखाना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ हम गए लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन किया, और इनफैक्ट मैं अभी तो आज क्या समझ लीजिए ऑलरेडी रिलीज़ चल रही है, बट अभी तक उन्होंने हिंदी, मैं बता दूँ ये फिल्म में मैं सिर्फ हिंदी बोला हूँ, बाकी सब गुजराती बोलते हैं। लेकिन परंतु किंतु दे आर गोइंग टू डब टोटली इन हिंदी नाउ। वाओ। तो हिंदी में रिलीज़ होगी अभी कुछ दिनों के बाद। इसके बाद यहीं नहीं रुकने वाले, पूरे देश में हर लैंग्वेज में डब होगी। अच्छा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, क्योंकि ये फिल्म हर यूथ को देखनी चाहिए। मुकेश जी, आपने बातों ही बातों में एक बात कही कि जो मरणोपरांत दिया जाना चाहिए था गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में बहुत डिले करती है, अवार्ड्स देने में भी कई साल लगा देती है? वाजपेयी जी को मरने के बाद दिया। वाजपेयी जी को जीवनोपरांत जीवन की टाइम देना चाहिए था। अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं मेरे को शिकायत है, इवन फिल्म के अवार्ड्स को भी ले लो अगर आप, कहीं ना कहीं लेट देते हैं। इवन जो हमारा दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी मैंने बीच में मजाक में कहा था, जिसको मिलता है उसके नेक्स्ट ईयर में शायद उसकी डेथ हो जाती है, तो किसी ने मजाक में कहा था कि उनको मिलता है जो मरने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे मुंह से एक बार निकल गया था। मनोज कुमार को मैंने देखा, वो लोग व्हील चेयर पे पीछे से लेकर आए थे उनको देने के लिए दिल्ली में, मेरे मुंह से निकला ये लोग सही टाइम पे एक्टर को अवार्ड क्यों नहीं देते। मतलब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर मनोज को देना है, ये नहीं कि मरने वाले अभी दे दो। आपने काम अच्छा किया है, कंट्रीब्यूशन अच्छा है, आप तब दो जो वो मिठाई खा सके, एंजॉय कर सके। अवार्ड, यस अवार्ड्स तो छोड़िए, अवार्ड्स के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। लोग बोलेंगे आपको अवार्ड नहीं मिला इसीलिए आप, मैंने कहा बहुत अवार्ड मिले, मेरे को रिवॉर्ड मिला है, मेरे को लोगों की मान मिला है, इज्जत मिली है, बट अवार्ड्स माफ़ करना आजकल टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए बन गए। अवार्ड फंक्शन होता है बाहर मुल्क में, फिर एक दिन आता है टीवी में बैठ के लोग देखते हैं, एड्स दिखती है, दैट इज फिल्म, फिर अवार्ड हम वेट करते थे। आज नहीं सब, आज पता नहीं, लोग तो कहते हैं सर अवार्ड खरीदे भी जाते हैं। हाँ, आपके पास कभी ऐसा ऑफर आया था? आया था, 1-2 बार बीच में आया था, बट नॉट द बिग वंस। बट उन्होंने कहा था सर इतना भरना पड़ता। मैंने कहा भाग इधर से, मेरे को कोई अवार्ड नहीं चाहिए आपका। बट लोग देते हैं, लोगों को अवार्ड लेने के लिए अंदर से दिया जाता है, मैंने सुना है। अभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी अनाउंस हुए, शाहरुख को मिला, रानी को 33 साल के बाद 33 साल के शाहरुख को मिला। बट अगेन वही हुआ है जो शाहरुख खान को मिला तो सही, बेचारे ने बहुत मेहनत की है, पर गलत फिल्म के लिए मिला, लोग बोल रहे हैं। अभी मेरे को, मैंने देखी नहीं फिल्म, लोग कहते हैं कि स्वराज के लिए दे देते तो समझ में आता है, बट इसके लिए फिल्म को नहीं देना चाहिए। बट अगेन इट इज़ द चॉइस ऑफ द
पैनल हु डिसाइड्स इस साल में किसको भारत रत्न, किसको चंद पद्म भूषण देवें, किसको पद्म विभूषण दें, लॉबिंग चलती है सर उसके पीछे। तो मुझे खुशी है शाहरुख खान को मिला, बिकॉज उसकी कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े एंटरप्राइजिंग लेवल पे काम किया उस आदमी ने। मेरा बेटा बना था गुड्डू के अंदर, मैंने उस वक्त भी देखा था उसको, आज भी देखता हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर टेरिफिक है उसका, विट एकदम अलग से लोगों का, होस्ट भी करता है, अच्छा बोल जाता है। मैं तारीफ़ करता हूँ उस लड़के की। लेकिन बीच में क्या हुआ, क्या करते हैं आजकल हमारी हिंदी फिल्मों के, इन्होंने स्टैंडर्ड ख़राब कर दिए हैं। पठान जैसी फिल्म करते हैं और वो न सर न पैर न मुंह, दुनिया भर के एक्शन कर डालते हैं, कंटेंट की ऐसी की तैसी कर दी है। बट शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला, मुझे खुशी हुई। कंट्रीब्यूशन के आधार पर बात की जाए तो इंडस्ट्री में आपका कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको नहीं लगता अवार्ड? हाँ नहीं, मैं अगेन कह दूं कि मेरे लिए अवार्ड की वैल्यू नहीं है। अच्छा। मेरे को रिवॉर्ड्स की वैल्यू है। मैं अगर देखिए हमारे यहाँ पर देखिए, मैं एक बहुत एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। एक झुंड में आप खड़े रहते हैं, या आप अपने राजेश खन्ना के टाइम पे हमेशा लोग बैठते थे शाम को, तो सी ग्रेटो पापे पैग, तो सी ग्रेटो पापे होता है, कॉमन है, बहुत कॉमन है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक ग्रुप में खड़े हैं और आपको लोग आए, मुकेश जी आइए सर, आप कमाल के हैं सर, आपने ग्रेट किया है सर, आपने क्या भीष्म पितामह किया है, क्या शक्तिमान किया है, तो सी ग्रेटो पापे टाइप। और अगर मेरे जैसा आदमी अगर चला जाए 10 कदम दूर और कोई बोले चोर है साला, तो आपको कुछ कमाई नहीं है। आप ये लेके ऊपर जाएंगे कि आपके पीठ के पीछे लोग क्या बोलते हैं। मेरे को अवार्ड नहीं चाहिए, पर मेरे पीठ के पीछे कोई मुझे बोल देवे कि मेरे खिलाफ किसी ने कुछ कहा है, वो मुझे हर्ट करेगा। मुझे ये हर्ट नहीं करेगा कि मेरे फेस के ऊपर माफ़ करना इतना तारीफ। किसी ने ये भी कह दिया सर आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, आपने हमारे देश की संस्कृति पढ़ाई है भीष्म पितामह में। मैं बोलता हूँ कि इतनी तारीफ करते हैं मेरे बारे में लोग कि मेरे जैसे आदमी को 7वें आसमान पर खड़ा रहना चाहिए, उतरना ही नहीं चाहिए नीचे। पर मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ऊपर उड़ के रहोगे ना, जब आप लैंड करने को आओगे बाद में गलती से कुछ हो जाए, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी बीच में। पर आपको कभी मिला तो आप अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे सरकार से कि बहुत लेट किया चीज़ों को, या नहीं? मैं इतना बेबाकूफ शायद कर भी जाऊँ इसीलिए पर ये बात इसके सिमिलर एक आपको बताता हूँ, नथिंग टू डू विद दिस अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स। मैं कैसा हूँ उसके बताता हूँ आपको। महाभारत चली, पहला साल अपट्रॉन अवार्ड्स उस जमाने में आते थे, ओनली अवार्ड टीवी का, अपट्रॉन टीवी होता था। यस तो मुझे बोला गया कि नॉमिनेशन में भी बोला आपको अवार्ड मिल रहा है, अपट्रॉन वाले दे रहे हैं, क्या भीष्म पितामह सहनायक या क्या बोलते हैं ना, सपोर्टिंग एक्टर चोपड़ा साहब के ऑफिस में। और उसके पहले मैंने कहा मेरे को नीचे, तो समझ लगा क्यों नहीं। मैंने कहा भीष्म पितामह को ये लोग सहनायक बोल रहे हैं, महाभारत में कौन नायक है? और अर्जुन नायक है तो भीम कौन है? भीम नायक है तो कर्ण कौन है? कर्ण नायक। तो मैंने कहा मैं भीष्म पितामह को मैं सहनायक नहीं बोलूँगा, सपोर्टिंग एक्टर। तो चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश तू, तेरे को दे रहे हैं ना, तूने मांगा तो नहीं, तू ले लाई, फिर तू अवार्ड फंक्शन ही बोल दी। तो दिल्ली में अवार्ड था, नसीरुद्दीन शाह को मिर्ज़ा गालिब के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, मुझे भीष्म पितामह के लिए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। जब दिया मेरे को, माइक तो मेरे को पकड़ाते, जब माइक पकड़ाते तो मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा देखिए इन्होंने भीष्म पितामह को सहनायक बना दिया है। वही बात जो मैंने आपको बोली, कौन सहनायक था महाभारत में? मैंने अपनी नाराज़गी को नहीं, पर इन्होंने दिया है, मैं इनका आदर करता हूँ, ले लिया। अब देखिए डेस्टिनी, देखिए अगले साल, क्योंकि महाभारत चली 2 साल, उस समय महाभारत का मेरा देवव्रत, प्रतिज्ञा सब देखा होगा। दूसरे साल मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, 2 अवार्ड फ्रॉम द सेम पार्टी। एक मुझे सपोर्टिंग एक्टर का, सेकेंड ईयर में मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भीष्म पितामह के लिए मिला। नीतीश और मेरे बीच में कंपटीशन चल रही थी, क्योंकि नीतीश ने किसी को कहा था कि मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ मुकेश जी हैं, तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। गुजराती एक बहुत मशहूर मैगज़ीन आती थी, उन्होंने कुछ लिखा था उसके अंदर कि अभिनय ना भीष्म पितामह, अभिज्ञान ऐसा कुछ था, उसमें लिखा था। उसमें बोला हमने सर्वे किया है तो किसको मिलना चाहिए, तो मुकेश जी को 55 मिला, नीतीश को 30 या 20% मिला, एंड अल्टीमेटली आई गॉट द अवार्ड। एंड नसीरुद्दीन शाह ने मेरे को अवार्ड दिया, बिकॉज लास्ट एक्टर हमको देता। तो वहाँ पर भी मैंने
कुछ नहीं कहा, बट आई वॉज अम्यूज्ड कहीं ना कहीं। पर वहाँ एक बात और तरह से मेरा दिमाग चेंज हो गया था। विजेंद्र गाडगे एंकर कर रहा था, वो मुंबई में हुआ, एक बार दिल्ली, एक बार मुंबई, एक बार दिल्ली, मुंबई, ऐसा होता है। हाँ। तो विजेंद्र गाडगे को एंकर बनाया था और उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, मैंने कहा ये विजेंद्र गाडगे भीषम बनने वाले थे। यस। तो मैं बोल जाता हूँ, पर वो शायद, मैंने कहा शायद इनको बोलना चाहिए कि देखो इनको मिल रहा है, शायद मैं यहाँ खड़ा होता। तो आई एक्सपेक्टेड हिम टू से समथिंग, ही डिडंट से एनीथिंग, आई ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग। मैंने कहा ये नहीं बताऊँ कि ये बनने वाले थे। सो ये होता है प्रॉब्लम, आप बेबाक बेबाक बोलते हो, मैं मुँह फट बोलूँगा अपने आप को, पर ये होता है प्रॉब्लम। मेरे यहाँ तक जो आता है मैं रोक नहीं पाता, मैं बोल देता हूँ। चाहे कौन बैठा है, मोदी जी बैठे हैं मेरे सामने, अमित शाह बैठे हुए हैं, इफ आई हैव टू से, इसीलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए, हाँ, नेता बनने के लिए आपको पुड़िया माननी पड़ती है सामने वाले को देखकर, इसको ये चाहिए, और जो आप बोलना चाहते हैं निकल जाओ, जो वो सुनना चाहते हैं बोल दो। मैं उल्टा हूँ। तो मतलब मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आगे कभी अवार्ड मिला, आप अपनी नाराजगी जाके मंच पे तो बताएंगे। पर मुझे नाराजगी अगर मैं हूँ तो मैं अगर मैं कहूँगा कि मैं अपनी नाराजगी बताकर अपने आप को छोटा कर रहा हूँ। देखो वो मेरे को खाना नहीं दिया इन्होंने, मेरे को, मैं वैसा नहीं हूँ। जिस दिन नींद जागेगी वो लोग देंगे, तो मैं कहूँगा सद्बुद्धि आती है, टाइम लगता है, बट आई विल नॉट से कि मेरे को उधर भी मिलना चाहिए था। नो सर, मेरे को जितना मालिक ने प्रसाद दिया है बहुत कम लोगों को दिया होगा। बच्चे से लेके बूढ़े, बड़े के पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। जी, आपने एक बात कही कि आप में और नीतीश जी में कंपटीशन था, कृष्ण और भीष्म पितामह में। जब हम महाभारत देखते थे, बहुत छोटी थी मैं उस दौरान, मैं हमेशा सोचती थी इतने दिग्गज कलाकार हैं, सेट पर क्या कभी होता था कि किसका परफॉर्मेंस हो, किसका स्क्रीन टाइमिंग हो? मतलब ये ऐसे कंपटीशन की बात आज हम सेट पे सुनते हैं, लेकिन क्या तब ये सारी चीजें होती थी? We are talking about 1988-89, 12 + 27, 40 साल का पहले। इंडस्ट्री अलग थी थोड़ी सी। हाँ। सोशल मीडियाज नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे तो बहुत कम थे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बाय नोकिया का फ़ोन 16 रुपये पर मिनट उस ज़माने में। आई डोंट थिंक उस ज़माने में हमको किसी को ये भी मालूम था कि हम लोग आइकॉन्स बन जाएंगे। उस वक़्त ये था कि सीन कैसा है, उसको कैसे करना है, सीन के ऊपर हम बिजी रहते थे। रात को 2:30 बजे कोई सीन हो रहा है और डॉक्टर साहब इतना अच्छा लिखते थे, तो वहाँ कभी भी नीतीश को ये नहीं मालूम पड़ा कि पितामह, इनफैक्ट नीतीश ने, अभी मैंने इंटरव्यू झांसी में लिया उसका सेकंड टाइम, और उसको मैंने कहा कि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले, तो नीतीश ने कहा हाँ मुकेश, हमारे भी महाभारत में भी बहुत कम सीन्स थे, ये शिकायत रही है, उसने एक बार कहा भी था, बहुत कम मुकेश के साथ थे। तो उस वक्त तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इस रियल लाइफ में तो हमारे हाथ में था। हाँ। तो हमारे सीन्स नीतीश के साथ जो भी आते थे ना, होता तक आशीर्वाद नहीं दोगे पितामह तो तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं केशव, तुम्हें कौन सा आशीर्वाद। तो ही न्यू द कृष्णा कृष्णा है, इसलिए आप हमारे सीन उठा के देखिए, उसमें एक अलग केमिस्ट्री थी। हाँ। बट फिर उसमें अगर ये नहीं था कि इसको अवार्ड मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, दैट थॉट नेवर अकर्ड। इट वॉज ओनली हाउ यू परफॉर्म। सबका सुर था, डॉक्टर राही के इतने गरम गरम पकौड़े की तरह तले हुए हैवी डायलॉग्स आते थे, और उसके बीच में एक बात मैं बता दूंगा आपको बीच में, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में भी अपने कह चुकी था, मैंने कहा डॉक्टर साहब का मेरे को फ़ोन आता था। हाँ। संडे टेलीकास्ट होता था, पूरा देश देखता था। मेरे घर में 3 फ़ोन थे उस समय। सूरत से बोल रहा हूँ, भांडप से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राही मासूम बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप बोलिए। अमा तुमने अच्छा किया आज। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने अच्छा लिखा। अरे अमा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा नहीं आप अच्छा लिखते हो। अरे अमा छोड़ो, 30% नहीं मिलता हमें वापस, तुमने हमें अधिक दिया है। नाउ आई रियलाइज कि एक्टर राइटर लिखता है, एक्टर उसको वापस करता है, कभी वो 10% भी वापस नहीं करता, क्योंकि एक्टर का इमेजिनेशन, वो मुझे बोल रहे हैं कि 30% से ज़्यादा मुझे दिया। मैंने मजाक में ले लिया, लेकिन बात आगे बढ़ के एक और भी निकली। रवि चोपड़ा ने बताया था मेरे को, एक सीन था मेरा और अर्जुन के बीच में, क्योंकि हमारे चलते रहते थे सीरियल, आ भी रही है एपिसोड, गर्मा गर्म चीर हरण ख़त्म हुआ। चीर हरण के बाद में अर्जुन आता है। हाँ। और पितामह को बोलता है कि हमें जाने की इजाज़त, जाने की आज्ञा दो।
और वहाँ वो थोड़ा सा बोलता है तो कि भी तुम्हें बोलता हम किसको माफ़ करें, उसको माफ़ करें, कर्ण की उसको माफ़ करें, उसको माफ़ करें। और वहाँ मेरा सीन था कि भाई देखो तुम भूल कहीं ना कहीं बड़ों से हुई है, और उसको सुनाता तुम ये कहने को आए हो मुझे, ये कहने को आए हो तुम। तो इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ सीन हमारा शूट होना था। रवि ने कहा अर्जुन पहुंच गया चोपड़ा डॉक्टर साहब के घर में। वो नीचे जमीन पे लेट के लिखते थे, उनके घर में पूरी वो बैठे होते थे। अर्जुन आया गया, आओ अर्जुन बैठे। अब उसने पता नहीं बोला है, अर्जुन मुकर गया बाद में, बोला देखिए देखिए डॉक्टर साहब मेरे 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 इतने पितामह के इतने डायलॉग्स हैं, मेरे इतने हैं, इतना बड़ा उसका मेरा पैराग्राफ इतना है, ये ना। अब वो डॉक्टर साहब भड़क गए, अहमक हो तुम, अहमक, तुम क्यों बोलोगे, तुम मैन्युफैक्चर हो, वो पितामह है। और वो सीन रात को 2:30 बजे शूट किया, बहुत ब्यूटीफुल सीन है। रवि चोपड़ा ने मुझे कहा था कि अर्जुन पहुंच गया था उनके घर में, अर्जुन खाली मुकर गया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। बट यू सी द डॉक्टर साहब की एक बात आई थी मेरे को बाद में, उन्होंने कहा था, बोला मुकेश तुम्हारा सीन आता है ना तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का सीन आता है ना मेरी कलम ऐसे चलती है, यहाँ रुक जाती है तुम्हारा। उनको एक राइटर एक्टर के बीच में एक रेसिप्रोकेशन होता है, तब जाके कैरेक्टर निकलता है। हमारे यहाँ पर लोग डायलॉग की कदर नहीं करते, फेंक देते हैं, ऐसे उगल देते हैं। मैं नहीं करता था, मैं एक एक वर्ड को स्ट्रेस कहाँ करना है, इसीलिए शायद पूरा ध्यान हमारा परफॉर्मेंस में था। सुर बन गए और आज हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री बन गई आज। आप मतलब और 4 डायलॉग, 4 महाभारतें बनी है साहब। आप मुझे उसके कोई भी एक डायलॉग उठा के दिखाओ, मुझे याद नहीं किसी की परफॉर्मेंस भी याद नहीं होगी। अगर आज मैं भीष्म पितामह बोलूं तो मुझे आप ही नजर आते हैं, सफेद वो बन गया कपड़े, मुकुट सफेद, क्योंकि हमने मेहनत की थी। बाद की जो एकता कपूर के टैग के बाद 2-3 बनी है, इन्होंने मॉडल बना दिए पांडव को, कपड़े नहीं पहने हुए, ऐसे 6 पैक दिखा रहे हैं, ऐसा किया हुआ है, खड़े हैं 5 मॉडल की तरह दिख रहे हैं। हमारे में आप भीम बोलोगे और प्रवीण कुमार भीम, फिरोज खान अर्जुन, ये नकुल, ये सहदेव, क्योंकि हमारा कास्टिंग हुई थी वैसे। आज उन्होंने आई थिंक रोनित राय को बना दिया था भीष्म मेरी जगह पे। पर आपको कभी रोनित का फोन आया था कि मैं कैसे करूं? एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अपने आपने छेड़ दिया तो बता दो। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मेरा भी इंटरव्यू का, उसका भी इंटरव्यू का, बॉम्बे टाइम्स में छपा था शायद। मुझे मालूम पड़ा कि रोनित रॉय कर रहा है, मैं चुप बैठा था बिकॉज आई डिडंट नो हिम। तो मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, उसमें किसी ने उनको पूछा, जर्नलिस्ट ने, सर आप भीष्म करने जा रहे हैं, मुकेश खन्ना जी ने भीष्म किया है, आप देखोगे उसका? बोला मैं किसी का नहीं देखता, मैंने पढ़ा उसमें, मैं खुद करूँगा। आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैंने कहा अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है लड़के में, लेकिन साहब माफ़ करना। फिर मैंने कहीं बोल भी गया हूँ, पहले सीन में पट्टी बांध के यहाँ पर पीछे से ऐसे रोब है उसके, शांतनु के रोमन के रोब है, और फिर वो जिस तरह से वो सिकंदर ज़्यादा लग रहा था। बाप से भी जो बात करता है वो कि चलो मैं आपके लिए शादी नहीं करूँगा। अरे पिता के सामने जिस तरह से देवव्रत था उसकी जैसे परफॉर्म वो कर गया एज ए वॉरियर। साहब मेरे को बाद में बोलना पड़ा था, मैंने कहा देखिए जब मैंने देखा अच्छा लगा कि उसने नहीं देखा, पर साहब आप पहले महाभारत पढ़िए तो सही। ऐसा नहीं था, भीष्म पितामह का कैरेक्टर वो वॉरियर दिखा, बाप को भी ठीक है पिताश्री मैं आपकी शादी नहीं करूँगा आपके लिए, नहीं दिखा वो पुत्र का भाव। और ड्रेसेस बना दिए उन्होंने, एकता कपूर ने, शांतनु का पीछे रोब है, सब रोमन कैरेक्टर दिख रहे थे। अरे आप कैसे चेंज कर सकते हो हमारे शास्त्रों के ड्रेस सेंस को? धोती की जगह पर आप क्या कोई सलवार बना दोगे? एकता कपूर ने वो किया था, इसीलिए नकार भी गया सबने, पूरे ऑडियंस ने, इवन चैनल बंद हो गया। मैंने सुना 9X पता नहीं 9 करके आता था कोई। और साहब उन्होंने जिस तरह से सत्यवती को दिखाया है, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि सत्यवती इतनी डोसाइल लड़की थी, नाव चलाती थी, मीलों तक उसकी सुगंध, उसको वरदान मिला था, मच्छी की दुर्गंध उसको आती थी, पहले उसको वरदान मिला तो उसके पूरी सुगंध आती थी, वो नाव पार कराती थी लोगों। और उसके बीच में इन्होंने क्या दिखाया एकता कपूर ने, बिगिनिंग के सीन में मैंने वो सब सीन देखे, 3 एपिसोड देखकर, इवन रोनित का परफॉर्मेंस देख के मैं कब बंद करूँ। सब सत्यवती एक बहुत बड़ी ऐसे रोकती है एक मच्छी को, AI से क्रिएट किया होगा पता नहीं स्पेशल इफेक्ट से, 30 फीट लंबी मच्छी को
पकड़ के रस्सी बांध के ऐसे खींच के रोकती है। अरे साहब, सत्यवती वो नहीं थी। उसके बाद में दिखाया है देवव्रत जो बना उसमें भीष्म, सेम प्रॉब्लम। जाता है और जंगल में खड़ी हुई है वो सत्यवती, और जाके बोलता है क्या प्रॉब्लम है देवी आपका, मतलब क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं बट क्या प्रॉब्लम है आपका। सत्यवती बोलती है आपके पुत्र जब होंगे तो वो राजा बनेंगे, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे जो पुत्र होंगे क्या मैं भिखारन बन के रहूँगी। अरे साहब, कभी नहीं कहा उसने। और इस तरह के मसले बाप के पास जाते हैं, जो गया था देवव्रत दाशरथ के पास में, और वो बेचारी खिड़की से खड़ी होकर देख रही थी, उसको बना दिया टीआरपी के चक्कर में वॉरियर बना दिया, मच्छी रोक रही है, और ऊपर से ऐसे वैम्पिश डायलॉग, मतलब नेगेटिव डायलॉग है, उसको उन्होंने बना दिया है। वो कैरेक्टर का चेंज का मुझे ऑब्जेक्शन है। आप व्यास मुनि से आगे नहीं बढ़ सकते। सो दिस वॉज द बिगिनिंग। आगे क्या हुआ होगा माफ करना, मैंने देखा नहीं, पर द्रौपदी को टाटू लगा दिया था यहाँ पर। हाँ, और मैंने कहा था कि तूने सत्यानाश कर दिया तूने। मैं इतना बोल गया था। लोग बोलते आपने बोल दिया वो आपको काम नहीं देगी, तो मैंने कहा अभी तक कहाँ दिया मेरे को काम। तो ये गड़बड़ है मेरे साथ कि मैं, मतलब लोग कहते हैं अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए, काने को काना नहीं बोलना चाहिए, ये कहावत है। पर मैं किसी वजह से अगर कोई रीजन है तो अंधे को अंधा बोलूंगा, काने को काना बोलूंगा, बेइज्जत करने के लिए नहीं। पर अगर वो कुछ बात कर रहा है, क्या तुमने कानून पे, देखिए कानून पे पट्टी बांधी जाती है यहाँ पर। अभी बात निकली थी बीच में, चंद्रचूड़ रिटायर हुए उसके बाद मैंने उसका, सब कानून अंधा है, मेरे को ऑब्जेक्शन है। ये ब्रिटिश कानून को लेकर आप 70 सालों से चला रहे हैं, मी लॉर्ड, आप महोदय क्यों नहीं बोल सकते? सबूत नहीं है, बड़े बड़े डॉन घूम के मारे, चेंज करो, 6 महीने के अंदर एक कोर्ट केस हो जाना चाहिए, करेक्ट? 70 साल तक केस चलता है, मर जाते हैं लोग, और बीच में दूसरे लड़के, मेरा नौकर बोलता था अरे कचहरी जाना पड़ता है हमको। मैंने कहा क्यों? अरे वो जमीन का चक्कर है सर, 30 साल से लड़ रहे हैं। साहब, जस्टिस डिलेड इज नो जस्टिस। पर सबसे बड़ी बात जो बोल रहा हूँ कि कानून अंधा में आप देखिए, वो दिखाते हैं ऐसे करके, और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैंने बीच में उठाया था, मैंने कहा क्यों बंधी हुई बंदी, कानून अंधा क्यों है? खोल के देखो साहब। नहीं, कानून अंधा, पट्टी बांध के सबूत लाए तो हाथ लगेगी टच करके, हाँ ठीक है इसको छोड़ दो, नहीं इसको पकड़ के साथ, ऐसा नहीं होता। और मुझे खुशी हुई, चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद उसके लड़के ने शायद अपने ऑफिस में वही सेम मूर्ति बनाई जिसके यहाँ पर पट्टी नहीं बांधी उसने, फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू नॉट चेंज द, हमारी मिथ को मत चेंज कीजिए आप इसीलिए शायद नहीं चलेगी। हमारी ग्रेट ऐसा नहीं बोलूँगा, पर हमारे में डेडिकेशन था, हमारे में डॉक्टर राय साहब थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, डॉक्टर BR चोपड़ा की स्टोरी टेलिंग थी, फिर हर लोगों ने अपने अपने दिल से काम किया। हाँ। तब बनी है। आज के लोग बिना पढ़े महाभारत कर चुके हैं। जितने भी मॉडल्स दिख रहे हैं, कि मेरे को 5 को आज मेरे सामने खड़ा करो तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये अर्जुन बना था। क्यों? बिकॉज दे डिडंट लुक लाइक द कैरेक्टर, दे लुक लाइक टुडेज मॉडल। और एकता कपूर ने क्या किया होगा साइंस साफ करने के? साहब, मैंने 15 फिल्मों की हीरो बनने के बावजूद महाभारत में गूफी ने बुलाया, मुकुट पहनकर, मूछ लगाकर, धोती पहनकर मैंने ऑडिशन दिया था। ज़रूरत नहीं, मैं बोल सकता था यार छोड़ना, मैंने 15 फिल्में हीरो हूँ यार। साहब मैंने दिया। मुझे यहाँ लगा एकता कपूर में क्या किया होगा, अरे कौन, किसको बनाना है, रोनित स्टार था, अरे चल तू भीष्म बन जा, अरे तू द्रौपदी बन जा। ऐसा नहीं होता साहब। हमारे महीना भर ऑडिशन चला था। नीतीश भारद्वाज विदुर बनते बनते रह गया था। राजदान को पहले कृष्ण का रोल ऑफर हो रहा था, चेंज होते होते अर्जुन, कर्ण का, और मेरे को उन्होंने दुर्योधन बनाया था सबसे। सो बनते बनते नहीं बनी, उसके बाद मेहनत थी वो। एकता कभी काम देंगी तो जाएंगे आप? शायद मना कर दूं, पर आपने बात उठाई है तो मैं आपको उसकी आयरनी भी बता दूं। एकता कपूर की सीरियल में कर चुका हूँ। अच्छा। किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो बनी नहीं। एक ज़माने की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हेन शी वाज नॉट ऑल्ट बालाजी, शी वाज ट्राइंग टू स्ट्रगल एंड मेक सम चैनल में, साउथ में इधर कर रही थी। मेरे पास उस ज़माने में, क्योंकि मैं उनके फादर को जानता हूँ, जितेंद्र, और हमारे अच्छे रिलेशन, मैं फिल्में कर चुका हूँ। मेरे को भागती भागती आई थी ट्रैक सूट में, और मेरे वहाँ पर मेरे भाई के घर में हमने किया, बिकॉज मैं मरीन ड्राइव में रहता हूँ, हमने उधर पाली हिल में था। अंकल अंकल अंकल, आई एम मेकिंग अ सीरियल, यू नो।
Actually it's a story based on Amitabh Bachchan and Vinod Khanna. Amitabh Bachchan is launching his son, Vinod Khanna is launching his son, जो एक्चुअली फैक्ट था. उन्होंने भी लॉन्च किया, अमिताभ ने इसको. अभिषेक को और तो इसमें यू आर प्लेइंग अमिताभ बच्चन रोल. मैं मना भी करता हूँ क्योंकि उस वक्त अमिताभ से कंपेयर होती थी मेरी बात. और शाहबाज खान प्लेइंग विनोद खन्ना रोल. इंटरेस्टिंग. मुनमुन सेन हीरोइन बीच में थी कहीं. एक दिन की शूटिंग भी हुई पूरी, लेकिन सब कहीं ना कहीं वो फिजल्ड आउट हो गई, नहीं बनी. उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा. उसके बाद एक बार और मुझे आके ताजमहल होटल या ओबराय में हम लोग बाहर निकल लेते कॉन्वोकेशन करके, भाग भाग के, अंकल 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 यू गॉट अ वेरी गुड आइडिया इन शक्तिमान, वेरी गुड कॉन्सेप्ट. मैंने कहा थैंक यू. उसके बाद आई न्यू फादर डरते हैं उससे. शी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ. चलो रियल लाइफ में कुछ नहीं बोलूँगा, बट सर कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए. आप क्यों बिगाड़ रही हैं हमारे यूथ को? काय को आपने ऑल्ट बालाजी स्टार्ट किया? आप बोलती है मेरा कोई लेना देना है, पर क्यों बनाया आपने? उल्लू बनाया, ऑल्ट बनाया. मेरे को ऑफर आया था, मैं एक दो लाइन सुन के मैंने कहा भाग, मेरे को ऑफर कर रहा है. उसके आदमी को डांट दिया था मैंने. तो मेरे को शिकायत है तो मैं बोल जाता हूँ. मुझे ये नहीं है कि वो इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है. अरे होगी घर की यार, मैं छोटा प्रोड्यूसर हूँ लेकिन हूँ अपना प्रोड्यूसर. तो मुझे कोई काम वाम की कोई इच्छा किसी से नहीं. अगर होती तो मैं कभी मैं इवन कौन है जो हमारे जो शाहरुख के साथ दोस्त कौन से हैं जो उनकी धर्मा प्रोडक्शन किसकी है? करण जौहर के खिलाफ बोल गया. करण जौहर ऐसी फिल्मी का रूप तो मत दिखाओ. एक ड्रग्स पार्टी के फोटो ठापे तो उन्होंने, सब लोग ऐसे करते हैं वैसे करते. मैंने कहा करण आप कम से कम इंडस्ट्री का ये रूप तो मत बताओ. इंडस्ट्री को बार बार लोग डरेंगे आने को. तो मुझे डर होना चाहिए. वो बोलेगा अरे मुकेश बोल रहा है मत देना उसको रोल. मत दो ना यार, मैं कभी तुम्हारी पार्टी में नहीं आया. लोग ने यहाँ तक कह दिया मेरे को, अरे प्रशांत राजपूत, सुशांत राजपूत, उनका भी सर आपका भी वही हाल हो जाएगा. मैंने कहा क्या हो जाएगा सर? उनको किसी ने फिर बाद में काम नहीं दिया क्योंकि वो भारतीय नहीं थे. तो मैंने कहा वो अगर काम नहीं देंगे तो मत दो, मैं खुद फिल्म बना लूँगा. आई कैन थिंक दैट वे, पीपल कैन नॉट थिंक दैट वे. तो गलत है राइट है वो बात की बात है. आपने एक बात कही अभी कि एकता के पिता भी उनसे डरते हैं. मतलब कि सुना आपने है. जरूर जितेंद्र जी से बात की इस मुद्दे पे. जीतू भाई ने कभी कुछ नहीं. जीतू भाई इज अ वेरी फाइन. मैंने उनके साथ 3 या 2 फिल्में भी की हुई हैं. मुझको मकेश बोलते थे. अरे वाह. और मैंने उन लोगों का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था. मैंने उनका प्रॉब्लम तो नहीं कहता, मैं उनके फेवर में. शक्तिमान जब बन रही थी तो पूरी इंडस्ट्री वालों को दूरदर्शन ने बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं की थी. वो की थी सुषमा स्वराज, उस ज़माने में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी. सुषमा नोज मी वेरी वेल क्योंकि मैंने कैंपेन भी किया था उनके. तो ये पूरी डेलीगेशन रामानंद सागर के वो और वो प्रहलाद नीलानी, एकता, ये अपना जितेंद्र भाई अपनी प्रोडक्शन के लिए आए होंगे और सब लोग, हम लोग उनमें हुआ क्या कि इन्होंने सडनली दूरदर्शन के खिलाफ दोपहर के बाद सबने डिसाइड किया 12 बजे के बाद में कोई भी नहीं देगा ऑडियो वीडियो. और दूरदर्शन के ऊपर सडनली मालूम पड़ा उनको कि इन्होंने बंद कर दिया. और ये सडनली उन लोगों ने एक्शन लिया होगा. ये लोग भाग के मिलने के लिए गए और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मीटिंग करवाई सुषमा जी के साथ. पूरी डेलीगेशन वहाँ पर गई और वो सुषमा बैठी हुई थी. सुषमा ने, ये लोग सब लोग ऐसे करके बैठे हुए, मैं कोने में बैठ गया, शत्रु जी वहाँ बैठे गए. तो और सुषमा भड़की हुई थी. आप लोग क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? दूरदर्शन है, हाथी है हाथी. आप लोगों ने सडनली सब सीरियल अपने बंद करवा दी. वो नया डीजी आया, उसको बुखार में मेरे को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया है. अब तो ये लोग क्या एटीट्यूड क्या था? वो क्या है कि सर वो ये, तो कुछ की हिम्मत नहीं बड़ी बोलने की. मैं बीच में आया, मैंने कहा सुषमा जी छोड़िए ना, आपके पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, कभी कभी गलतियाँ होती है, माफ़ मांग लेते हैं. वो लोग अभी माम रहे गलती. बोला नहीं मुकेश, तुमको मालूम नहीं है, इन लोगों ने 1:30 बजे के बाद सारी सीरियल बंद कर दी. मेरा वो डीजी बुखार में मेरे को फ़ोन कर रहा है. तो मैं ये सब करके निकला. सुषमा ने फिर डिफ्यूज़ करके बाहर निकले होटल के अंदर. बोले मुकेश, जीतू भाई ने बोला मुकेश मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई. मैंने क्या हो गया? बोला तुमने बोला, तुम्हारा कुछ लेना देना, शक्तिमान का मेरा चल रहा था, मेरे को कोई शिकायत नहीं थी, तुमने हमारे फेवर में बोला. मैंने कहा जीतू भाई मैं बोल जाता हूँ. सो
ये उनसे डरती है, मुझे किसी और ने बताया, मैं खुद नहीं बोलूँगा, बट शी इज़ दैट काइंड ऑफ ब्रैट तो नहीं बोलूँगा, मुझे मालूम कौन सा वर्ड करते हैं, बट ये अपने आप में वर्कहॉलिक लेडी है। कई असिस्टेंट्स मेरे को आके बोल के सर 3 बजे तक काम करती है, सडनली आती है, वो करती है। आई अप्रिशिएट, बट कंटेंट को पोल्यूट तो मत कीजिए। आप बनाइए, इस तरह की चीज़ें बनाइए। आप तो महाभारत की भी सत्यानाश करते हो, आप इसको भी बनाओगे तो इनमें भी इनके अफेयर्स दिखा दोगे, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। ये मैं खिलाफ हूँ, मैं एकता कपूर के खिलाफ नहीं हूँ, एकता कपूर के कंपनी के खिलाफ हूँ कि, और आज बोलती है मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सब था आपने मिलिट्री के खिलाफ भी एक ओटीटी में डाला था, जहाँ मिलिट्री की पत्नी प्रेमी के साथ कपड़े फाड़ती है, मिलिट्री की जवान खड़ा हो गया था। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? मैंने भी उसके फेवर में बोला। तो मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे को किसने बताया है कि उसके फादर भी उससे थोड़ा सा डरते हैं, बट मेरे साथ मार्शल के टाइम पे ये बात निकली थी। मेरा फ़ोन यूज़ करके वो जीतू भाई बात करते थे उनसे। अधिकारी बदस ने कहा था मुकेश जी आपका फ़ोन दीजिए, वो उसके बर्थडे में नहीं गए, वो कि शायद ऐसी कोई बात थी, पर वो फिर उसको फ़ोन करके बता रहे बेटी मैं ये, तो इट्स नाइस। आई मीन जीतू भाई इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट इस तरह की अपब्रिंगिंग का मैं बहुत खिलाफ हूँ। मेरे को आज भी कई बच्चे अगर मैं जाता हूँ ना तो वो लोग मिलाते हैं, ए देखो बोलो इसको, वो गाली दे के बात करते हैं ना। आजकल के बाप बड़े खुश होते हैं, देखो थाला बोल रहा है, बोला देखो आज आप लोग को अच्छी लग रही है, जब बड़े हो जाओगे ना, जब गाली देगा तो आप बोलोगे अरे बेटा, बोला उस वक्त क्यों आपने अलाउ किया? तो कहीं ना कहीं कोई मेरे साथ में बच्चा, मतलब चुप बैठ, लड़का ऐसा होता है मेरे साथ एवरी टाइम, फिर धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। दिस इज केमिस्ट्री ऑफ शक्तिमान विद किड्स। आई लाइक डिसिप्लिन किड्स। मे बी लोग आजकल तो बच्चे तो और भी ब्राइट हो गए हैं, आजकल के बच्चे तो बिगड़ गए हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। यूथ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी एक लेडीज़ के स्कूल में या किसी पूरा 200 लड़कियों का इंस्टीट्यूट वो था, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम लोग इसके प्रमोशन करने गए, वहाँ पर भी मैंने किसी और इंडस कॉलेज में बोल दिया, मैंने कहा माफ़ करना, मैं आप सब लोग को बोल रहा हूँ फेस पे, आप लोग भटके नहीं हो, पर आप लोग भटक रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मुझे बोलने। द वे यू आर वर्किंग, द वे यू आर गोइंग, वो कौन लेके आया था संजीवनी पहाड़? अगर नहीं मालूम है तो फिर आपके घर में संस्कृति में गड़बड़ है। शत्रुजी भड़क गए मेरे पर, मुकेश खन्ना का हिंदू धर्म का ठेका ले रखा उसने। मैंने पढ़ा, मैंने हंसा, मेरे को शत्रुजी और मेरे अच्छे रिलेशन है, आई हैव डन जगन्नाथ विद हिम, बट वो लड़की के खिलाफ मैं नहीं बोला था। मैंने आजकल के बच्चों के खिलाफ में, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं फादर में गड़बड़ है, मदर में गड़बड़ है, बच्चे की गड़बड़ नहीं है। आज के बच्चों को कोई पकड़ नहीं पाता। मैंने अभी ये कहा, मैंने कहा देखिए, ना बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना दादा की सुनते हैं, ना दादी की सुनते हैं, ना दोस्त की सुनते हैं, ना बहन की सुनते हैं, ना भाई की सुनते हैं तो सिर्फ गूगल की सुनते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूँ मैं? बोलता है इनो ले लो, इनो खा लेते। अरे साहब पूछिए ना अपने बाप को, डॉक्टर को। ये बच्चा, मैं इसके खिलाफ बोल जाता हूँ, मोदी जी के खिलाफ बोल गया हूँ मैं इस बात को लेकर, इस फिल्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। मोदी जी बोलते हैं 25 साल के बाद में हमारा देश सबसे ज्यादा भाइयों और बहनों युवा देश होगा, युवा देश, हम ताली मारते हैं। मैंने भी मारी थी, पर मैंने बाद में एक सवाल उठाया, मोदी जी को नहीं पूछा, बट मैंने अपने चैनल पर, मैंने कहा कोई ये सवाल पूछता है, उठाता है, ये युवा जो 25 साल के बाद वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे? अगर उसके कंधे स्ट्रांग नहीं होंगे, हिल रहे होंगे, तो देश भी हिलेगा। और जिस तरह के एजुकेशन से आज के बच्चे गुजर रहे हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया से गुजर रहे हैं, ड्रग्स से गुजर रहे हैं, शराब पी के पार्टियां करते हैं और बड़ों की इज्जत नहीं करते, 25 साल के बाद युवा होने से कुछ नहीं होता। युवा हैज़ टू बी अर्जुन, युवा कैन नॉट बिकम दुर्योधन। ये कोई नहीं सोचता। मोदी जी को मैं हिंट देता हूँ, गुरुकुल शुरू करो सर। गुरुकुल, यस। सबने कहा सर अब आज के युवा के लिए बनाई ना फिल्म। मैंने कहा यही गड़बड़ है। जो मेरे को जब ऑफर किया था उन्होंने, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के साथ 2 फाइलें दी थी राजवर्धन राठौर ने, सर FTIA के भी दिया था। मैंने वो कहा ये मेरे टक कप ऑफ टी नहीं है, सेंसर बोर्ड। मैंने कहा मत दो, मैं किसी की फिल्म को पास नहीं करूँगा। तो उस ज़माने के बाद में अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं, अगर आज की मेरी शक्तिमान की एज ग्रुप क्या था, 8 से 14 साल, 7 से 14 साल,
अभी मुझे बोल रहे हैं 15 से 25 के बीच के अब लिखे बनाओ। मैंने कहा मेरा बहुत झगड़ा होगा। FTI में भी मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज आई नो द कल्चर देयर। मैंने कहा मैं वहाँ अगर डीन बन के बैठा तो वो लड़कों को जो एक्टर बनने आया मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं जो अंदर से होगा मैं करूँगा, जो मैं करता हूँ। मैं 3 साल शक्ति में चेयरमैन रहा मैं साहब। मैंने वही कहा, मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को होगा कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं करूँगा। तो मुझे ये है कि मैं इन लोगों के लिए अगर कुछ बनाऊँगा ना तो मैं बच्चे को पकड़ के बिठाऊंगा, इधर बैठ, ये हमारे देश की परंपरा है, सुन, ये मेरा एटीट्यूड है। बट आज का प्रोड्यूसर बोलता है अरे साहब ये लोग डांस देखना चाहते हैं तो आप डांस डाल देते हो, आइटम सॉन्ग देखना चाहते हैं आइटम सॉन्ग डाल देते हो, क्योंकि आपको फिल्म को चलाने का ज़मीर नहीं बोल रहा। मेरे को एक प्रोड्यूसर ने कहा था सर हम वो बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा रॉन्ग, वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप दे रहे हो, आप बंद कर दो तो नहीं देखेंगे, आपकी गलती है। आप क्यों नहीं, आपको कमाना है, नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है। तो मैंने कहा कि अगर मैं शक्तिमान आज के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा चाहिए 97 के किड से ज़्यादा, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर मोदी जी बोलते हैं हम युवा रहेंगे तो साहब उस युवा को देखिए, शरीर उम्र कुछ नहीं होते। आप कई बार मुझे बोलते हैं आपकी उम्र क्या है सर, मैंने कहा 160 साल। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा उम्र मुझे याद नहीं, उम्र नंबर्स होते हैं। यू आर वॉट यू लुक। अगर आप 60 साल की उम्र में 25 साल के दिख रहे हैं तो आप 25 साल के, 25 साल के। आप 30 साल की उम्र में 60 साल दिख रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं हो गया, तो यू आर 60 साल। तो बच्चा वहां पर क्या सीख के गया है, गुरुकुल नहीं पढ़ के गया है, दुनिया भर की मारामारी की फिल्में देख देख के, अमेरिकन कल्चर देख देख के, माँ बहन की गालियाँ सीख सीख के, जो कंटेंट उनको नहीं देखने चाहिए। आज 4 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे की, या 8 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे का एजुकेशन ले रहा है, या तो वो भ्रमित हो जाएगा या वो भटक जाएगा। वो भटकी हुई युवा वहाँ पहुँची होगी, आप क्या बोलोगे सर वो देश की ऐसी की तैसी कर देंगे। माँ पकड़ो सब उनको, यहाँ बिठाओ, ब्रिंग बैक द गुरुकुल सिस्टम जो लॉर्ड मैकॉले ने 6ठी में इंग्लिश डाल दी थी। मैंने कहा उसको रिवर्स करने के लिए 6ठी में आप संस्कृत डालिए, आज 7वीं से गीता शुरू कीजिए। इरेज द हिस्ट्री रिटन बाय आउटसाइडर्स, जो हो रहा है मेरे अंदर सुना, अंदर अंदर सिलेबस चेंज होएगा। अभी आपका कुछ सालों के बीच में सिलेबस चेंज हो रहा है। अरे वाह। मुगल आज़म फिल्म नहीं दिखाएंगे, हम हिंदू आज़म दिखाएंगे। हम इनकी बात करेंगे, झांसी की रात की बात करेंगे, मदर टेरेसा की बात नहीं करेंगे, बाबर अकबर हुमायूं की बात नहीं करेंगे। हम राणा प्रताप, राणा सांगा, हम चंद्रशेखर आज़ाद, हम शिवाजी, हम दुर्गा सिंह राठौड़, हम बड़े बड़े महापुरुषों, दयानंद सरस्वती, योगानंद जी, आप इन सब की बात करो। आज का युवा बोलेगा कौन है ये लोग, सीखेंगे। और 5वीं में अगर किसी ने मुझे कहा सर 7वीं में गीता डालोगे बच्चों को क्या समझ में आएगा, मैंने अच्छा जवाब दिया उस वक्त। मैंने कहा देखो गीता में जीवन का रास, जीवन का सार है। अगर सपोजिंग बच्चे को गीता समझ में नहीं आएगी, माँ बाप को पूछेगा मम्मी ये क्या होता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु क्या होता है, बाप समझाएगा देख कर्म करना तेरा अधिकार है। उसको शायद नहीं आएगा, वो भी पार्टी गोइंग आदमी है, तो वो अपने दोस्त को पूछेगा। दैट्स हाउ द योगा विल, द गीता विल। और उस वक्त की स्लेट बच्चे की खाली होती है। आज 25 साल के बच्चे को सिखाओगे नहीं सीखेगा। जब बाय द टाइम वो 10th 11th में आएगा, संस्कृत इतनी पढ़ ली होगी कि वो गीता पुराण उपनिषद खोल के पढ़ना शुरू करेगा। और हमारे गीता पुराण उपनिषदों में जितना खजाना छुपा हुआ है ना, आप हैरान हो जाओगे। जीवन का सर हमको नहीं मालूम, हम संस्कृत को पंडितों की जबान बोलते थे। ओम आई ग्रिंक क्लिंग चामुंडा जय सवा, ओम आई ग्रिंक क्लिंग चाम, वो पढ़ता है हम बोलते हैं, हम पढ़ते, इधर से पैसे देते, जल्दी जल्दी पार्टी, जल्दी पूजा खत्म करना। ऐसे ही मैंने घर में देखे अपने लोगों को, उनको नहीं मालूम मंत्र की मीनिंग क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हम याद करके रटाफिकेशन करके बोल जाते हैं। किसी को मैं बोलता हूँ गायत्री मंत्र का मंत्र का मीनिंग मालूम है, वंदे मातरम के मीनिंग मालूम है, नहीं मालूम है, क्योंकि संस्कृत में वर्ड्स है। शुजनाम शफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे। हमने जो वंदे मातरम का गाना बनाया है उसमें हमने एक एक वर्ड पे स्टडी, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे। मैं चाहता हूं कि ये नेशनल एंथम बन जाए हमारा। जो नहीं बन रहा है उसके पीछे भी कारण है,
किसी ने मुझे समझाया था, सर मुस्लिम लोग जो होते हैं ना वो खुदा के सिवा किसी के सामने झुकते नहीं, फैक्ट है, मैंने नहीं बोला। वंदे मातरम में हे माँ मैं तुम्हें वंदना करता हूँ झुक के, उनको कबूल नहीं। इसीलिए जन मन गण नॉट द राइट एंथम फॉर कंट्री बिकॉज दिस वॉज स्पोकन संग रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम का है, इन द प्रेजेंस इन द प्रेज ऑफ एलिजाबेथ थी या पता नहीं उस जमाने का जो था, उसके सम्मान में ये गाना बना था। उसके अंदर गाना है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, आप मेरे हमारे भारत के भाग्य की विधाता हो, फैक्ट है ये। आरएसएस बोल चुका है कि ये हमारे देश का मंत्र है, एंथम नहीं है, ये तो एलिजाबेथ उस जमाने की रानी में एक स्तुति का गाना बनाया था उन्होंने, और ये पकड़ के बैठ गए अंग्रेजी सरकार, जो हमारी इंडिया कांग्रेस सरकार ने नहीं आने दिया क्योंकि वोट बैंक का प्रॉब्लम था। वंदे मातरम को बनाना, और आप लिख लीजिए वंदे मातरम कल परसों तरसों में बन जाने वाला है, और बनेगा तो मैं चाहूँगा कि जब आप गाओगे तो आप देखो, जब गणमन जनमन गण गाते हैं तो मैं कई बार ध्यान से देखता हूँ कि किसके लिप्स हिल रहे हैं। सब बोलते अधिनायक जय देता, बड़े बड़े लोग भी, कई लोग आते हैं उनको 10 में से 5 लोगों के देखो वो लोग दोहराते हैं कि क्या बोला पीछे से, जय हे जय हे जय हे। यहाँ तो साहब वंदे मातरम साहब किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको जिस तरह से लिखा गया है, सुजलाम शफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे शुभ्र ज्योत्सनाम सुरपति याद पुलकित वासिनी। सर वो अगर अब एंथम बन जाएगा तो नेताओं को तकलीफ हो जाएगी। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके मैंने आनंद जी भाई को करा, ऐसा बनाओ इसको। इन्होंने भी कर दिया है, कौन है हमारे रहमान साहब ने भी करके माँ तुझे सलाम करके कर दिया है, और लता जी ने कमाल से गाया वंदे, हेमंत कुमार ने गाया है उस ज़माने में, एक फिल्म जो बनी थी उस ज़माने में। साहब ये जब अगर बनेगा तो इसको मीनिंग समझनी चाहिए वर्डों को, और तब जाके शायद उनको याद हो जाएगा कि मुकेश का गाना चलाओ, देखते हैं कि कौन से वर्ड है, कौन से वर्ड है। तो चलिए मुकेश जी, एक पर्सनल चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतनी हिट फिल्में दी, सक्सेसफुल टीवी, या फिर शक्तिमान की मैं बात करूँ, बहुत हैंडसम हैं आप, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, कभी समझता नहीं, आपका स्टाइल जो है वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जरा नवाजी लोगों की। ये बात माननी काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि आपको क्या कभी किसी एक्ट्रेस में या कभी किसी में क्रश नहीं हुआ, या आपने कभी नहीं सोचा? सॉरी ये पर्सनल सवाल है। क्रश की स्पेलिंग नहीं मालूम मुझे। दूसरी बात है और कि पता है आपके कभी किसी के साथ नाम भी नहीं जुड़ा। यही मेरी कमाई है। जैसे मैंने कहा ना कि एक एक्टर डरता है अपनी इंडस्ट्री या पुलिस के खिलाफ बोलने को, कि उसको डर है कि मेरी अलमारी में कोई स्केलेटन पड़ा है, कल वो लोग आके बोले आप दिखाओ तुम्हारी अलमारी, वो डरते हैं। मेरा नाम टचवुड कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा, मैंने जुड़ने भी नहीं दिया। इतना आसान नहीं होता इस इंडस्ट्री में रहकर आपका नाम नहीं जुड़े। एक बार गलती से जोड़ दिया था जो अपने आप कट गया। मैं ओपनली बोलता हूँ कि आपके भी नाम मैं ऐसे रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक इच्छा है, अपनी स्टाइल है। मैं कभी भी क्रश वश को बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी, मेरे को आजकल तो मैंने कल गुजरात में बोल गया ये एक्ट्रेस कौन कौन है, मैंने कहा औरतों को मैं ज़्यादा नाम याद नहीं रख पाता, मैं भूल दिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बैठे हुए थे। तो आपका ये सवाल है कि क्रश को तो छोड़ दीजिए, मैं आगे की बात बोल गया था, मुझे किसी ने मुंह से उगलवाया। आप जैसे लोग होते हैं ना, वो फिर क्या बोलते हैं उसको, लॉयर लोग क्या करते हैं, माउथ में कौन से डायलॉग डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो करना, मुंह में शब्द डाल दिया, मुंह में शब्द डालते हैं, इंग्लिश में वर्ड है उसके लिए, यू आर फीडिंग द पर्सन। आपने किया था ना, आप उधर गए थे ना, तो बोलता लीडिंग क्वेश्चन, डो नॉट डू दैट, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। तो मेरे को किसी ने बोल के बुलवा दिया, सर आप अगर आप शादी करेंगे, मैंने कहा एक्चुअली लड़की अभी तो पैदा नहीं होगी, तो आप किससे करना चाहेंगे? मैंने कहा, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा इंडस्ट्री की नहीं होगी। अभी ये मेरा बोलना इंडस्ट्री के खिलाफ है, मन शायद सभी हीरोइनें खड़े हो जाएंगी, हम खराब हैं क्या? नहीं साहब, मैं इंडस्ट्री से नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे तो एक इतनी बात मैं बोल गया कि अगर शादी की होगी तो वो फिल्म इंडस्ट्री की नहीं होगी, क्योंकि मेरा मोरल वैल्यूज़, मेरे थिंकिंग पावर और एक एम्बिशियस, तो
इतना मैं बोल गया हूँ, बाकी इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि किसी के साथ क्रश था कि नहीं था, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। ये नो बॉल है, इसको मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मेरी प्राइवेट ज़िंदगी है, मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। लोग जैसे रवि चोपड़ा जैसे बोलते हैं मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, साहब मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बताकर आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप उसके बारे में कहानियां सुना के आप उससे प्यार करते हैं और उसकी कहानियां दोस्तों को सुनाते हैं, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये एक सेक्रेट रिलेशनशिप होती है। लोग बोलते हैं कि शादी, मैंने कहा शादी, जैसे मैंने अभी भी बार बार बोल जाता हूँ कि पति पत्नी व्रता क्यों नहीं होता, पत्नी पति व्रता। तो मैंने कहा कि दो आत्माएं मिलती हैं, लोग नहीं मानते उसको। हम तो मेरे ख्यालात थोड़े से 500 साल पुराने नहीं, 5000 साल पुराने हैं, और मैं बना के रखूंगा उसको। उसमें कोई प्रॉब्लम, दिस इज मी, आई एम। इसकी वजह से मेरे को लोग मेरे पे भड़केंगे, कोई वो हो जाएगा ये हो जाएगा, होने दो साहब। सो कहीं ना कहीं लोग मानने लग गए हैं कि मुकेश खन्ना कोई अलग प्राणी है, अलग किस्म का प्राणी है। बट साहब मैं जो हूँ सो हूँ। अगर आप मुझे बोलते हो कि एक पैग दोस्ती के लिए हो जाए, तो मैं बोलता हूँ अगर आपकी दोस्ती पैग पे निर्भर करती है तो दोस्ती अपने पास रखो। मैं कोक पीऊँगा, आप ड्रिंक पिएंगे, बात करते हैं। तो मेरे ये डेफिनेशन है लाइफ के बारे में, मोरल के बारे में, ज़मीर के बारे में, ड्यूटी के बारे में, धर्म के बारे में, माता पिता के बारे में, पत्नी के बारे में। लोग बोलते हैं मर्दों की इंडस्ट्री है, मैंने कहा हेड्स ऑफ टू यू पीपल, यू आर, बट नेवर से लव जिंदगी में एक बार होता है, माफ़ करना आज मैं बोल रहा हूँ ये बात को, लव 2 बार नहीं होता। लव अगर किसी से करते हो तो एक बार होता है, बाद का दूसरे लव अफेयर्स नहीं होते, वो इन्फेचुएशंस होती है, उसके और रीजंस होते हैं। बट यू नेवर लव अ वुमन एंड देन यू स्टार्ट लविंग अदर वुमन, देन आप उस लव का अपमान कर रहे हैं। दैट शोज दैट यू इट वॉज नॉट अ लव बिटवीन, आप बोलते आई लव यू, नो सर, आप उस वक्त इन्फेचुएशन में थे, आपकी अर्जिश थी, आपने उसको बोल दिया कि अरे डार्लिंग 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 करके बात करते, मीनिंग नहीं होती कुछ डार्लिंग के अंदर, जो फॉरेन कल्चर में है सब। जो आदमी बिना डार्लिंग किए बात करता है, मैं समझता हूँ ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अरे डार्लिंग तू काय को ऐसा कर रही है, कहीं ना कहीं खोट है उसके अंदर। आप क्यों उसको देखिए, एक बात सुनिए आप, अफेयर जब किसी के होते हैं, लड़के लड़की के, बेस्ट ऑफ द कपड़े पहन के आते हैं, बेस्ट ऑफ द लिपस्टिक लगा के आते हैं, सिंग मार मार के आते हैं। शादी के बाद में जब मिलते हैं तो मालूम पड़ता है ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसी है नहीं। दैट इज अंडरस्टूड, बट वंस यू आर, इसीलिए आजकल अमेरिका की तरह शादियां कम हो रही हैं, हो तो रही हैं, बट तलाक बढ़ गए। तो क्या लिव इन कल्चर पे बिलीव लिव इन कल्चर के मैं बहुत खिलाफ हूँ। यस, हमारे ज़माने में, मेरे ज़माने में, मैं इतना भी कह सकता हूँ, फर्स्ट वन टू स्टार्ट द लिव इन रिलेशनशिप कौन था मालूम है आपको? कबीर बेदी एंड प्रोतिमा बेदी। हाँ, कबीर बेदी। मेरे कॉलेज में प्रोतिमा बेदी पढ़ती थी, कबीर बेदी मिलने आया करता था। लोग बोलते थे ये मॉडल है बहुत बड़ा, तो हम लोग हिंदी मीडियम के थे, हम लोग चुपचाप देखते रहते थे उन लोगों को, शाहरुख खान, उधर फारूक शेख। मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग साथ में रहते हैं और शादी नहीं की इन्होंने। उस ज़माने में अनकही बात थी वो। आजकल सब हर वही कर रहा है, हर बंदा कर रहा है। ये फॉरेन का कल्चर है, ये अमेरिकन कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर में तभी यहाँ पर लड़कियाँ भाग भाग के करने को आती हैं, यहाँ पर माँ बाप से झगड़ा करके, मैं बन के दिखाऊंगी आपको। वहाँ जाते हैं, अफेयर्स होते हैं, साथ में रहते हैं, कोई उधर रहता है कोई उधर रहता है, अफेयर टूटता है, लड़की घबरा जाती है, सुसाइड कर जाती है। कहीं ना कहीं अपनी परिधि रखिए जो हमारे संस्कारों में है। अब वो कैसे लाओगे मुझे नहीं मालूम, मेरे को शक्तिमान बना दो, मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा। महाभारत के बाद अब रामायण भी एक बन रही है, आपने देखा होगा, अगर ट्रेलर छोटा सा आया है, नीतीश भारद्वाज जी, दिन में तीसरी बार मैं कमेंट कर रहा हूँ रामायण के बारे में। हाँ। भड़क जाएंगे रामायण वाले मेरे पर। जी पूछिए, क्या पूछना है? आपने देखा वो ट्रेलर टीजर? यस यस। मुझे पसंद भी आ गया था, लेकिन नहीं भी आया। मैं कमेंट करते करते रह गया। किसी ने मेरे ऑफिस वाले ने कहा सर ये यूट्यूब का उनका नहीं है सर, ये यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है। उसमें मुझे थोड़ा बहुत अभी कमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। जो बताया 25-26 में आ रही है फिल्म। अभी तो कास्टिंग हो रही है, सनी देओल ऐड हो गया, हनुमान बने हैं। हनुमान बने हैं,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगा मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, मैंने वीडियो बनी हुई खींच ली वापस। वहाँ पर मैं ये बोल गया था, किसी ने मुझे फ़ोन किया था, जी वालों ने, मुकेश जी एक 10 मिनट देंगे आप? मैंने कहा क्या करना है? सर वो रणवीर कपूर बीफ खाता है और वो ही सेज आई लव बीफ, और राम बने हैं। तो आप कुछ बोलोगे चाहोगे? मैं नींद से उठा था, मैं दोपहर को सोया था, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं बोला, अच्छा मैंने अभी खाता होगा, अभी छोड़ दिया होगा। बट बाद में आई रियलाइज इट कि एनिमल का एक्टर है, मेरे को उसके खिलाफ है। इमेज लेके आ रहे हो आप एनिमल की और आप बन रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शायद बीच में आएगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि, तभी मैं शक्तिमान को भी रोक के बैठा हूँ, इमेज बहुत ज़रूरी होती है साहब। जो कुछ उन्होंने दिखाया है ना, मैं थोड़े अपने अंदाज में बोल गया हूँ, किसी ने भी नहीं बोला होगा कि राम कभी भी योद्धा नहीं था, कृष्ण योद्धा थे, अर्जुन योद्धा थे, बाद में तलवार उठाने वाले राम नहीं थे। हाँ। सब इसमें क्या दिखाया है, राम को पेड़ के ऊपर चल के ठक 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 ठक, राम नहीं थे वो सब। अगर मैंने इतना कह दिया, अगर गलती से आप मर्यादा पुरुषोत्तम को वीर पुरुष राम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, मत करिए। आज हम बोलते हैं पूरे देश में रामायण बहुत मायने रखती है, हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए, राम से सीखो। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं बोलता, कृष्ण में 17 कलाएं थी, राम में 14 कलाएं थी। कृष्ण चीटिंग करके भी जीतने को करता था, ऐसे करके वो जयद्रथ को मारने के पीछे चीटिंग किया, ऐसा करके बताया यहाँ मार, वो कृष्ण था, वो आज के युग में चलता है। पर आज के युग के पुरुष को रामायण नहीं आदर्श समझ में आता, उनको महाभारत समझ में आती है। तो लेकिन अगर आप उसको अगर आप बताना चाहोगे कि राम भी, जिन्होंने समुद्र के सामने ऐसे प्रणाम करके बोला था कि हमें रास्ता दो, और वो नहीं देता, फिर धनुष उठाता है। वो राम अगर इतना पावरफुल है कि वो उसको लड़ना इतना आता अकेला, तो रावण क्या है उसके सामने? वो बंदरों से क्यों सहायता मांगता है? हनुमान को क्यों बना देता है सेना? मच्छर, उनके बड़े बड़े लंगूर वंगूर सब उनको, राम का मुझे नहीं मालूम क्या दिखा रहे हैं, बट अगर आप इतना चेंज करोगे तो नहीं करना चाहिए। आप सीखो आदि पुरुष से, मैं इतना बोल गया और फिर मैंने उसको हटा भी दिया। सनी देओल हनुमान बने और आपकी हनुमान, हाँ, मैंने कहा हनुमान क्या मेरी आपकी जो एनिमेटेड जो एक जिसमें कहते हैं लोग कि आप, बहुत लोगों ने कहा सर आपने एनिमेशन हनुमान के अंदर आवाज दी, सब कमाल की है। हाँ। पर आपको मैं अंदरूनी बात बताऊं, सहारा वाले बना रहे थे और मैंने उनके लिए डब की थी पूरी, और वो ये उल्टा हुआ था। यूजुअली क्या होता है एनिमेशन में, सबको मालूम होगा, पहले वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके ऊपर से एनिमेशन बनता है। ये उल्टा था, इनके पास ऑलरेडी बना हुआ हनुमान था और मेरे को डब करना पड़ा। तो उस ज़माने में मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को मालूम ही नहीं टेक्निक होती है। डब किया मैंने, मेहनत से डब किया, पर मैंने उसको बहुत सॉफ्ट बना दिया था। तो जब मैंने अक्षय मेरा दोस्त है, मैंने उसको बोला, जब हम लोग उसमें पार्टी में थे, मैंने कहा अक्षय मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने वॉइस के अंदर थोड़ा सा मैंने ओवर सॉफ्ट कर दिया है। बोला हाँ मुझे भी लगा। उस वक़्त एक आदमी ने स्टेज पे बोला, हम लोग पहुँचे थे, बड़ी खुश थे वो लोगों ने जो बनाया। बोला सहारा था या कुछ और एक बड़ी कंपनी थी जिन्होंने हनुमान वो बनाया था। बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसमें कोई स्टार नहीं था। राज देखिए सक्सेस पार्टी थी वो, और कोई स्टार नहीं था उसके अंदर। तो उसने मेरे को रहा नहीं गया, मैं नीचे खड़ा था। मैंने कहा शक्तिमान की आवाज़ थी। अरे मुकेश जी, हाँ इनकी आवाज़ थी उनको। तो वहाँ लोगों ने बाद में, अभी मुझे 25 साल बाद लोग बोलते सर आपने कितना अच्छा किया था। क्या था सारा? मैंने बाद अभी मानता हूँ, आई वुड लाइक टू सी, मेरे को देना भैया, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा था कैसे हो तुम पुत्र पंज हनुमान ने वो किया, ये लोगों ने मुझे बहुत बार कहा सर आपका वो हम बार बार सुनते हैं। तो यू आर ऑल्सो सेइंग मे बी राइट, आई डोंट नो। हाँ, सनी देओल के बारे में आप कुछ कह रहे थे। सनी देओल को मैंने एक फोटो देखी जिसके अंदर उसका मुंह का हनुमान नहीं बनाया था, जो दारा सिंह के अंदर मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहते हैं। सनी देओल का मैंने एक फ़ोटो देखा, सिर्फ दाढ़ी लगाई हुई है, मुंह सॉफ्ट है और हनुमान का गेटअप है। तो मैंने कहा ये तो गलत है। अगर आप शायद सनी ने मना कर दिया होगा, मैं नहीं लगाऊंगा ये। दारा सिंह जी भी स्टार थे, लगवाया आपने तो। आई वॉज प्रूवन रॉन्ग बाय देम कि ये तो किसी लोगों ने बना के डाला, ये रियल उसका मेकअप नहीं है।
पर यहाँ भी नहीं करना चाहिए। अगर सनी ने अगर उसको प्लेन करके किया ना, हमारे यहाँ आस्था टूट जाती है। हर रामलीला में जाओ, कोई ना कोई बंदर बनता है तो वो यहाँ पर टप लगा देता हो, होम करता है। हाँ। तो ये शायद रामायण में अगर धृष्टता कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता नहीं। बट लेट्स सी, पैसों से रामायण महाभारत नहीं बनती, माफ करना, प्रेजेंटेशन से बनती है, क्योंकि रामलीला है तो देख देख के बड़े हुए हैं हम लोग। अब तो हर कोई जानता है कि आप शक्तिमान के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को। महाभारत की अगर मैं बात करूं, कई साल हो गए, पर आप अभी भी उन सभी एक्टर्स के टच में हैं, या कोई ऐसा है जिसके साथ सेट पर तो बनती थी लेकिन बाद में आप? नहीं, देखिए क्या, सब एक्टर अपने अपनी जगह में सेट होके चले गए। हाँ। धृतराज चला गया अमेरिका, अभिमन्यु जो बना हुआ वो लंदन में कहीं जाके सेटल हो गया है। कृष्णा मेरे साथ है, गूफी पेंटर मेरे साथ थे, प्रवीण कुमार दिल्ली में, ये 3, और द्रोणाचार्य, ये 3-4, और इवन समय, हरीश भिमानी, इनके साथ मेरे रिलेशनशिप, बट हम मिलते नहीं हैं, कोई पार्टियों में मेरे वो नहीं। कभी कभी फंक्शनों में दोनों चीफ गेस्ट बन के आगे तो चलता है, बट देवर ऑल लाइक फैमिली। 2 साल हमने साथ में बिताए हैं, एंड आपने देखी भी, और वो रोना शुरू करते हैं एंड में जाके सब लोग, कि वो उसके आंसू पहुँच रहा है, अर्जुन के, कृष्ण। इट्स अ फैक्ट कि हम लोगों ने 2 साल फैमिली भर के सिर्फ शूटिंग ही नहीं की है, दुनिया इंडिया भर के लोगों में हमने फंक्शंस करते थे। yes. सबसे पहला नाम मेरा ही आता था। हाँ। और शंख भी मुझे बजाना पड़ता था, स्टार्टिंग मुझे करनी पड़ती थी। बट अभी आप बोलो कि हम टच में हैं, एज इट इज, मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ, तो टच का तो मतलब ही नहीं है। बट आई एम इन गुड रिलेशन विद एवरीबडी। अगर अभी आपको मौका मिले किसी रियलिटी शो में हिस्सा लेने का या ऐसे एंटरटेनमेंट शोज में जाने का, तो आप कितना कीन है, कितना इंटरेस्टेड है? नील। आपको आते जरूर होंगे। नील हूँ मैं बोलता हूँ, मेरे बहुत किंतु परंतु है, आप उसको सॉल्व कीजिए, मैं करूँ। मेरे कंफर्ट लेवल का अगर कोई शो, रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ गेस्ट। मैंने कम से कम शक्तिमान बन के 150-200 स्कूल का तो ये 30 सालों में कर लिया हो। चीफ गेस्ट बिहार में 2 महीने में 8 स्कूल का मुझे बुलावा आया था, वो करता हूँ। बट रियलिटी शो आपने कब देखा मेरे को? मैं किसी रियलिटी शो में नहीं गया। नहीं, आप अगर आप कपिल शर्मा की बात कर रहे हैं, तो कपिल शर्मा एक इंसिडेंट हुआ था, एक जिसके चक्कर में मैंने एमके शो स्टार्ट किया, मुकेश खन्ना शो। वो हो गया था कुछ गड़बड़, मेरे बगैर उन्होंने किया, और सवाल उठाया, पितामह के बगैर में महाभारत की टीम कैसे हो सकती है? फिर बाद में युधिष्ठिर बीच में बोल गया, उनको तो बुलाया ही नहीं था। मैंने कहा ओए, तो उसको धर्मराज बोल के कर, तो वो कहानी का अलग है। पर रियलिटी शोज मेरे को, आपने उठाया तो एक बात उठाई, बीच में आया था शेफ के बारे में, एक मास्टर शेफ का प्रोग्राम। yes. तो बड़े लेवल की बनती है वो, फ़ोन आया था, सर हम बनाने जा रहे हैं, हमारा मास्टर शेफ चलता है, उसमें हम लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ में इस बार हमारा ये सीज़न चलने वाला है। तो मैंने कहा आई डोंट डू सच काइंड ऑफ शोज़ जहाँ पर मैं खाना बना रहा हूँ। ये सब लोगों ने किए है, महाभारत के एक्टरों ने जाके मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं करता, मैं मना करके, सुना भी नहीं कि मेरे को करना क्या है। एक बार मैंने देखा था, घर में आते हैं, उसके घर में खाना वाना खिलाते हैं, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम वेरी स्टूपिडली चूजी। जो मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। आप मुझे 10 लाख और दे दोगे तो भी मैं नहीं करूँगा, पर कंफर्टेबल होना चाहिए मेरा, तो करूँगा। अब रियलिटी शोज़ का मतलब ये नहीं है। मुझे याद है, मैंने एक महादेव, क्या ना, कौन सा आर्टिस्ट है, शंकर नहीं, जो साउथ का, माधवन, आर माधवन, एक शो करता था, वो बच्चों का शो करता था। 10 साल की पहले की बात है मेरे को, जिसमें अवार्ड पैसे मिलते थे, मल्टीप्लाई होते थे, वो सवाल 2 क्वेश्चन करके आप, मैं उसमें 2.5 लाख कमा गया था। मैं शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में किया कि शक्तिमान और बच्चों के बीच में वो करेगा, तो 1 दिन की शूटिंग 2 दिन में मैं गया, मैं मान गया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था उसमें। तो मुझे शायद 12 लाख मिल जाते, लेकिन एक लास्ट के सवाल में शायद मुझसे कुछ उन्होंने जानबूझ के बुलवाया, तो हाथ में 2.5 लाख रुपए आए थे। वो एक इसीलिए किया कि मैं बच्चों के साथ कर रहा था। दरअसल एक मशहूर शो था उसका, माधवन की बात कर रहा हूँ, माधवन है ना एक्टर? हाँ, आर माधवन। चलिए मुकेश जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आखिर में बस यही जानना चाहूँगी कि आपको कई बार मिस्टर बच्चन के साथ आपका कंपैरिजन आवाज़, पर्सनैलिटी का होता है, उस पर आपका क्या टेक है? आप कैसे लेते हैं इसको? मैंने बहुत रिएक्ट किया इसके ऊपर। मेरी शुरुआत की कहानी ये थी कि मेरे पहले अमिताभ बच्चन की मतलब मेरे पहले आता, तो आप उसको पूछते कि आप मुकेश की कॉपी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं उसको घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ दिमाग में आया, मैंने कहा भगवान ने जब मोल्ड बनाया होगा ना,
तो अमिताभ जी का बॉन्ड निकल गया होगा, तो एक गलती से बच्चा कुछ बोला, अरे ये तो सेम जा रहा है, रोको, तो वो नहीं कह जाने तो मुकेश खन्ना बन गया। आई टेक इट दैट वे। पर मैं भड़कता हूँ क्योंकि मेरी लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया था जब मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी। और एक स्टेटमेंट जो बार बार आप लोगों ने बहुत वायरल कर दिया है, साला कॉपी मारता है, करता है मेरी, ये 3 लाइन ने मुकेश खन्ना के करियर की ऐसी की तैसी कर दी। स्टूपिड। बट ये आपने देखा होगा, बीच में आया था कि अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था, मेरी साला कॉपी करता है। ये इंसिडेंट ट्रू था। कोई जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़ गया था कि आपको लगता नहीं अमिताभ बच्चन आपके करियर को सेबोटाज कर रहा है। मैंने कहा, आर यू स्टूपिड? कोई किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है? टैलेंट अपना होता है। मरीन ड्राइव से लेके गोरेगांव तक मेरी वैन में बैठा, मेरा सिर खा गया। नहीं, आपको लगता नहीं कि सर कुछ गड़बड़ है? मैंने कहा, चुप यार। मेरे मुंह से निकलवाना चाहता था अमिताभ के खिलाफ, मैंने नहीं बोला। बट कहीं ना कहीं उतना रिलेशनशिप में अमित जी के मुंह से ये बात निकली थी। ये उसके दोस्त ने मुझे बोला, आपने ब्रिलांटो शूटिंग की ऐड करते थे, आप सीढ़ी से उतरते हो ऐसे ऐसे करके। उस ज़माने में था, जैसे आजकल नहीं था, छिक 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 मारते हैं। हाँ। और लड़कियां टर्न करती है, कौन है कौन है। मेरा ऐसा नहीं था। मैं ब्रिलांटो शूटिंग में एशियाटिक लाइब्रेरी से उतरता हूँ, लड़कियां टर्न करती हैं। तो किसी ने मुझे बोला, सर कल ड्राइव इन में हम देख रहे थे। मैंने कहा, आपकी ऐड आई फिल्म में? मैंने कहा, हाँ। मैं अभी एक ही ऐड की, मैं ज़िंदगी में बहुत कम ऐड करता हूँ। बोला, अमित जी मेरे साथ थे, वो बोनेट पे बैठे हुए थे, आपकी ऐड आई, जैसे ख़त्म हुआ, साला कॉपी करता है। मैंने कहा, डोंट बी सिली यार। बोला, नहीं सर बोला। अब उसकी बात मेरी बात। मैंने कहा, ऐसा हुआ नहीं सर। बोला, सर बोला होगा। अब मेरे को यहाँ पर बैठ गई दिमाग में होगा कि अमित जी ने ऐसा क्यों बोला, मैं कौन से कॉपी। इसलिए हम जब भी मिलते हैं ना, मैं उनके कंधे पे हाथ बताता, कैसे हैं अमित जी, ठीक हो? हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, कैसे हो करके। अभी तक किसी ने हमको कास्ट साथ में नहीं किया। जबकि आप बोलते हो मैं दिखता हूँ तो 2 भाई की स्टोरी बनाओ ना, 2 भाई की स्टोरी किसी ने नहीं किया। हंसता हूँ मैं ये बात को सुन के। मेरे को करने का कोई शौक भी नहीं है। अगर रोल अच्छा हो तो करूँगा। मतलब मैंने हॉलीवुड फिल्म मना कर दी है। दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को किसी ने कहा था, सर आपको कभी लगता है कौन से एक्टर के साथ काम करना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को आइडल नहीं बनाता। मैं अपने आप को इतना उठाना चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ काम करना चाहें। बट भगवान ने मेरे को दिलीप साहब के साथ 1 फिल्म करवाई, राजकुमार के साथ 3 फिल्में कराई, पैरेलल रोल। बट आई नेवर थॉट कि जैसे आजकल के बच्चे मेरे सामने आते हैं ना, सीन करने के पहले, सर आपके सामने खड़े होकर हमारे साथ बाल खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, चुप, किसी के औ में नहीं पड़ने का। एक्टिंग है तो एक्टिंग होती है। मेरे को दिलीप साहब को भी बोलने की कोई भी मेरे को इतनी भी दिमाग में नहीं आई। सुभाष घई हिल गया था। मेरा फर्स्ट डायलॉग था, आपके दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है आपके, वो दुश्मन है। अब इस टोन पे एक नया लड़का दिलीप साहब को बोले, आई रियलाइज्ड इट लेटर, वो सीन ही नहीं था फिल्म में। और सुभाष घई बोलता, मुकेश हम तुम्हारा शॉट लेते हैं, फिर दिलीप साहब कर लेते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग ऑफ सौदागर। तो मेरे लिए जब दिलीप साहब को बहुत इज्जत दी। मेरे 19 मिनट के सीन के अंदर हम 19 रीटेक में हम झाड़ के पीछे जाते, फिर आते, झाड़ के बैठे, एक्सेलेंट, 1 मोर, फिर दिलीप साहब पीछे जाते, मैं जाता पीछे, भी चल के आते। इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना दी मेरे को। बहुत शौक है उनको बोलने का। मुकेश क्या है कि हम उस सेब के बागान होते थे, हमारी इधर दुकान होती थी, उधर देविका रानी ने हमें को ये कर दिया। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने बहुत इज्जत दी उनको। बट जहाँ सीन था मेरा कि मैं उनको डांटना है, मेरा सौदागर का एक सीन था, मैं बोलता हूँ कि मेरे को जैकी श्रॉफ बोलता है, सुना है मेरा भाई महाभारत करने जा रहा है, मेरे हाथ में बंदूक थी। तो मैं बोलता हूँ, हाँ। उस जब रमाकांत नाम था, बाद में गगन हो गया। आज रमाकांत के सब्र का बांध भी टूट चुका है। आज हमने भी अपनी पिस्तौल में गोलियां भर दी हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई तुम्हें कौन सी तकलीफ है भाई, हमारे दोस्त हैं वो। तो मैं बोलता हूँ, वो आपके दोस्त हैं नहीं थे, आज वो आपके दुश्मन है, दुश्मन। ये रिहर्सल में हुआ। जैकी का इंट्रोडक्शन सीन था वो। सुभाष घई बहुत बड़ा काम किया। दिलीप साहब, राजकुमार को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं, दोनों की ईगो है अपने। और पहले दिन, पहले मुहूर्त का सीन, उनके फार्म हाउस था यहाँ पर पवई, अपना इधर मड आइलैंड। मुकेश तुम्हारा सीन शॉट लेते अलग। मैंने कहा, हाँ। नहीं हुआ। बाद में वो सीन पिक्चर में भी नहीं रहा। सब दिलीप साहब है, राजकुमार है, उनको कॉन्शियस रहता है, मेरे पे चढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है।
ये है पुराने ज़माने के, ये 2 एक्टर में बहुत था। फिल्म बनते बनते बनी है, कोई और एक्टर दिलीप कुमार राजकुमार को हैंडल नहीं कर सकता। चुन्नू मुन्नू बोलता था दोनों, इसको खिलाओ फिर इसको खिलाओ, वो बोलते थे। राजकुमार साहब ने मुझे बेताज भाषा में बैठे बैठे बोला, मुकेश तुम्हारे और शत्रु के सीन हैं? मैंने कहा मैं भी आपको पूछने वाला था कि आपके और शत्रु के सीन है। जवाब की रीमेक सेम स्टोरी को लेके मैं और राजकुमार, अनिल शर्मा का भाई बना रहा था जवाब, और यहाँ पर दूसरी फिल्म इकबाल दुरानी लेकर आया। मैंने कहा सेम स्टोरी है। हाँ। बोला नहीं मुकेश, मुझे तो राजकुमार ने नहीं कहा, राजकुमार और तुम। फिर मैंने कहा पाकिस्तानी फिल्म? बोला हाँ। बोला यू आर मोहम्मद अली का रोड आप कर रहे हो, उसमें वो कर। मैंने कहा वो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और बाद में पता लगा 1 महीने बाद बोला हाँ। बोला छोड़ दो वो फिल्म। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं, एक पब्लिसिटी हो चुकी है। मैंने कहा आपको राजकुमार जी ने नहीं कहा ये तो फिल्म कर रहा हूँ मुकेश के साथ? बोला नहीं, मेरी 85 स्क्रिप्ट मैंने की, मेरे तो वो बन गए। तो 1 महीने बाद फिर आया फ़ोन, मुकेश तुम ठीक कह रहे हो मुकेश, मैंने मालूम किया वो फिल्म बन रही है आपकी। पर अभी मैंने क्या कर दिया है, मैंने अभी शत्रु जी को ऐड कर दिया है, 2 दोस्तों के भी। मैंने कहा अब तुम तीनों बोलोगे मैं देखूंगा। और वो बेताज बादशाह बनी थी, आप देखिएगा कभी, वही स्टोरी है, बट उसमें वो गरीब बनता है, मैं अमीर इधर बनता हूँ, इधर मैं अमीर हूँ उधर मैं गरीब हूँ। और फिर वो राज जी मुझे पूछ रहे, अब बट गई स्टोरी ना, राइटर को तो नहीं मालूम पड़ता, आप डालो। वो फिल्म चली भी नहीं और राजकुमार मुझे पूछ रहा है तुम्हारे शत्रु के सीन है? मैंने कहा आपके शत्रु के सीन है। तो ये चक्कर है सब। तो आपको लगता है कि कई सीन्स इसलिए भी काट दिए जाते थे तब भी? साहब बहुत होता है। यूसुफ भाई के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा, बट एक इंसिडेंट मेरे को सुनाया गया था, मैं बोल दूंगा आपको, फैक्ट है। देखो ये सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं। दिलीप साहब इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग, यस। राजकुमार इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग, अलग टाइप का। उनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं, इंस्टीट्यूट में चर्चा होती थी देव साहब के बारे में। देव साहब को मैंने एक बार रोशन तलंजा को पूछा, मैंने कहा सर देव साहब की एक्टिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरे को देखा, देवानंद स्टाइल ऑफ एक्टिंग किसी भी स्कूल ऑफ उसमें नहीं है, मतलब कोई भी मेथड ऑफ एक्टिंग में उनका ऐसी एक्टिंग नहीं। अगर उनको आशीर्वाद देना है ना, पिताजी कोई नहीं करता, बट देवानंद साहब के अपनी स्टाइल है, अच्छे लगते हैं वो करने में, तो वो अपने हिसाब से मिरर में देख के स्माइल करते हैं। तो राजकुमार ये एक्टिंग ऑफ जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाते, सब वो, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की। और वो आदमी और ये आदमी दिलीप साहब, ये सब लोग इंस्टीट्यूशन है इन लोगों में। एक बार मुझे किसी ने बताया था दिलीप साहब जब एक्टिंग करते हैं ना, मैं तो जीत चुका हूँ, वो इतना स्लो बोलते हैं कि सामने वाले एक्टर को ऐसे करना पड़ता है क्यों पकड़ने के लिए। राखी के साथ सीन था तो 37 रिटेक या पता नहीं 25 रिटेक सुभाष ने करवा दी, 1 मोर। और यूसुफ भाई बोलते, और यूसुफ भाई हर रिटेक में चेंज करते। तो क्या है कि वो ऐसा है, वो क्या है कि ही, और सामने वाला एक्टर गिरता रहता है। तो मुझे याद है, मैंने कहा यार आवाज़ में दिलीप साहब को मैं बहुत कदर करता हूँ, इज़ अ ओनली एक्टर जो वेरिएशन लाते हैं। ए भाई, हमारे यहाँ पर जितने ए भाई करेंगे, ए भाई ऊपर तक सारे कमा नहीं जाते सब। मैंने सुना है बोलता डबिंग जब करते हैं ना, तो डबिंग में अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करते हो, और डबिंग में कोई अंदर किसी को बैठने का अलाउड नहीं है। हाँ। सब लोग वहाँ बैठते हैं रिकॉर्डिस्ट में। तो एक बार मुझे किसी ने बताया, विष्णु शर्मा जिन्होंने महाभारत में वो वसुदेव का रोल किया था, मोटी आवाज़ वाले विष्णु शर्मा, तो बोलते हैं मुकेश डबिंग चल रही थी और उसमें मेरा और उनका सीन था। तो वो डबिंग में सीन देखते हैं, तो मेरा डायलॉग आया होगा, तो कौन है ये? तो किसी ने कहा सर विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा जी, काफ़ी भारी आवाज़ है। अब इसने अपनी तरफ से बोला मुकेश दैट वाज सिग्नल फॉर द रिकॉर्डिस्ट टू कट माय बेस, और वो इतना कुतर दिया कि तुम मेरी आवाज़ को पहचान दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ। ये दिलीप साहब है, सामने किसी को, ये आजकल के एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कब छोड़ेगा यार, अरे वो तेरा सीन खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलीप कुमार राजकुमार 35 ईयर्स के साथ काम कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे पहुंच जाता था सुभाष घई के रूम में, अरे लाले सुन मैं एक सीन लिखा है कुल्लू मनाली में। बोलता है मेरे को मुकेश, मेरे को उनको बोलना तुझसे सो जाओ ना, मैं कल कर लेगा। इनको कॉन्शियस रहता कि कौन मेरे पे भारी तो नहीं पड़ रहा है। तो दिलीप साहब ने मेरे साहब ऐसे जोर से बोला सुभाष घई रे,
कम करवा दिया, डबिंग में विष्णु शर्मा की आवाज़ को उतर दिया। ये अच्छा है कि बुरा है मुझे नहीं मालूम, बट दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर इमेज। आज के एक्टर में, आज के एक्टर डोंट बॉदर हिम, अरे लिटरली खा रहा है तेरे को। आजकल यही वर्ड होता है कि वो खा गया, उसके अंदर परेश रावल खा गया, उसके अंदर जैसे मैं कई बार बोलता हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गोविंदा खा गया था अमिताभ बच्चन को, बिकॉज कॉमेडी की फिल्म थी। हाँ, और गोविंदा उस जी का जमाने में ही वॉज किंग, तो अमित जी दिखते हैं उसके सामने। तो पर पता नहीं, मैं उनमें से भी नहीं हूँ, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट व्हाट माई वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर कई बार आपको नहीं लगता कि इसी पॉलिटिक्स की वजह से कई बार वो टैलेंट बाहर नहीं आ पाता जो डिजर्विंग है? आई हैव नो शिकायत। लाइक सुशांत राजपूत के टाइम बोला था कि वो पार्टियों में नहीं जाते थे, उनके कुछ कटने हो गए। मैं जाता ही नहीं हूँ यार, और मैं ओवर एम्बिशियस भी नहीं हूँ, मैं काम मांगता भी नहीं हूँ। जब आदमी जब काम नहीं मांगता तो उसको कोफ्त नहीं होती। काम मांगू और न मिले तो मेरे को कोफ्त होगी। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ इफ़ आई एम गुड दे विल कॉल मी, इफ़ आई एम नॉट गुड दे विल नॉट कॉल मी, आई विल वर्क विद माई ओन टर्म्स। उसके लिए आदमी को फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, क्योंकि नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। मैं गया था, मेरे भाई को डांट दिया था। मेरे भाई मेरे 2 रील लेकर नरेंद्र बेदी जब मेरी पहली फिल्म खूनी यश चोपड़ा को दिखाने को चले गए। मेरे भाई की फिल्म देखी, मेरे भाई की 2 रील दिखाई, गॉडफादर का मेरा रोल था। वापस आए, मेरे को बोला बोला मैंने यश जी को मिला हूँ। क्यों मिला? तेरी 2 रील दिखाया। कहाँ को दिखाया आपने? यंग लड़का, मैं उस जमाने में पहली फिल्म कर रहा था, इंस्टीट्यूट से आया हुआ था, और वो एक्टर बनने का बहुत शौक था उनको। बोला मैं कर रहा हूँ, तेरा भाई चुप। मैंने कहा ओके। क्या बोले? एक गलत बात सुना दी उन्होंने मेरे को। अगेन वही अमिताभ बच्चन जैसी बात है। उन्होंने कहा आफ्टर सीइंग माय वर्क, बोला जग्गी जब हमारे पास फॉरेन लिकर है तो कंट्री को हम क्यों? मैंने उनको देखा, मैंने कहा आरिश्वर, बोला है। अब उसकी बात यहाँ रहेगी मेरे दिमाग, इसलिए यश जी को मैंने आज तक कभी हेलो नहीं कहा। मैं यश जी को, पर वो शायद बोला भी ना होगा, बट हमारे यहाँ पर ये ट्रू है कि एक फ्लॉप फिल्म में से एक्टर को नहीं उठाते, एक हिट फिल्म फ्राइडे को 25 फिल्म दे देते हैं। अमिताभ बच्चन है, उनके पास विनोद खन्ना है, ये हैं, मुकेश खन्ना को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे फॉरेन लिकर। अरे साहब मेरा काम देखिए, अच्छा है तो लीजिए, तो नहीं लीजिए। ये चक्कर में मेरे ख्याल से मैंने कभी कोफ्त फील नहीं किया, क्योंकि मैं काम मांगने नहीं गया। उस ज़माने में भी मेरी 5 फिल्में फ्लॉप होने के बाद 10 फिल्में पड़ी हुई थी डब्बों में। भाई बोलते थे जाओ पार्टी में जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊँगा। बोला विनोद खन्ना जाता है, अमिताभ राजेश खन्ना जाता है, बोला मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। तो आपका ये सवाल का जवाब ये है, आई डोंट थिंक मेरे को कभी गुस्सा आया इन लोगों के ऊपर। मैं बोलता हूँ इफ़ आई एम गुड कॉल मी, इफ़ आई एम नॉट गुड डोंट कॉल मी। मेरे को मज़ा तब आता है जब आपको मेरी ज़रूरत, मुझे आपकी ज़रूरत। एहसान नहीं कर रहे मेरे पर, माफ़ करना। तभी मैंने ये कंडीशन लगा दी कि मैं विलन नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा। सर मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, बट दैट इज़ मी। आई थिंक बहुत हो गया। यस, थैंक यू मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो मुझे लगता है शायद आपने इससे पहले कभी नहीं पता नहीं मैं कब कहाँ क्या बोल जाता मुझे भी नहीं मालूम। आपके इंटरव्यू में कुछ बोला होगा, उधर शायद नहीं बोला होगा, उधर भी बोला होगा तो आपको नहीं बोला होगा। मेरा माइंड ओपन रहता है। मैं आई एम एन इम्प्रोम्प्टू, बिंदास और बेबाक। इम्प्रोम्प्टू मतलब मैं सवाल भी नहीं मांगता पहले से। सब बोलते सर आपको प्रश्न पढ़ने हैं, मैंने कहा चुप। मज़ा तब आता है जब इम्प्रोम्प्टू सवाल आए और आप रिएक्ट करें। पढ़ा हुआ ऑलरेडी मुझे नहीं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं सवाल लिख कर लाई थी उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप इतनी अलग और इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। मैं आपको ही दे देता हूँ, ये पूछना वो पूछना वो चल पूछना। गई। बट सवाल के ऊपर इंटरव्यू डिपेंड करता है। मैं आपको फिर से एक बोल चुका हूँ, अच्छे सवाल अच्छा इंटरव्यू, गुड बैड सवाल बैड इंटरव्यू। आप जब बोलते हो तो मेरे अंदर से जवाब देने की इच्छा जागती। सो अच्छे क्वेश्चंस, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू मुकेश जी, आपका बहुत सारा समय ले लिया, लेकिन वाकई में जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप आज की यूथ के लिए इस गाने को लेकर आए। ऑनेस्टली मैंने देखिए आज तक सबको कहा है विजयी भव पुत्र, विजयी भव पुत्री। मेरे को किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। आप बोल दीजिए विजयी भव। विजयी भव।